तो अब हमारा है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का टॉपिक है। इसमें थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं जो उसने डिस्क्रिप्शन दी हुई है और देन फिर आगे कैलकुलेशंस की तरफ कहते हैं। कहते हैं इट इज़ वेल नोन टू यूज इट इज़ वेल नोन टू अस दैट थ्रू एफ ऑफ एक्स इज कम्प्लीटली नोन it is not always easy or rather not always possible to evaluate a definite integral of f of x by the known analytical method of integration। क्या मतलब कि आपके पास जो अवेलेबल मेथड्स हैं उनसे ज़रूरी नहीं कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो सके इंटीग्रेशन के। मसलन f of x इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर माइनस एक्स क्यूब और e रेज़ टू पावर x डिवाइडेड बाई x मॉड, तो ये इसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल ही नहीं है, यानी ये न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन से ही कैलकुलेशन पॉसिबल है, अदरवाइज इसकी कैलकुलेशन पॉसिबल ही नहीं है। फर्दरमोर देयर जी Furthermore, there are a number of situations where a table of values is known, where a table of temperature at different times, for example आपको temperature given है different time slots के अंदर, या population है given है different years के अंदर, या velocities given है different times के ऊपर, तो ये सारा आपको डाटा गिवन है। तो अब हम इस डाटे को आगे कैलकुलेशन करना चाहें और इसकी इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना चाहें तो डाटा से इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है जो हमारे पास नॉन मेथड है नॉर्मल मैथमेटिक्स के अंदर। तो हमें क्या करना है, तो फिर हमें न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ती है। अच्छा, तो वो ये कहता है कि इफ अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज नॉट नोन बट वी आर गिवन ओनली अ सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ द फंक्शन करस्पॉन्डिंग टू सम वैल्यू ऑफ x, यानी आपके x के करस्पॉन्ड आपको फंक्शन की कुछ वैल्यूज गिवन हो तो हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन फाइंड आउट की मदद से उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, वो डेफिनेट इंटीग्रल जो भी होगा। अच्छा, इसी तरह से ये मजीद आगे कुछ वैल्यूज दी हुई हैं तो इसको आप देख लीजिएगा। वो ये कहता है कि अगर हमारे पास a से b f ऑफ x dx है तो हम लोग इसको अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं या कैलकुलेट करते हैं a से b p ऑफ x dx इज इक्वल टू i। दैट मीन कि फंक्शन ऑफ x का हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसके करस्पॉन्ड एक पोलिनोमियल फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, और उस पोलिनोमियल को इंटीग्रेट कर लेते हैं। और आप लोगों ने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि इंटरपोलेशन में कि एवरी फंक्शन जो है वो पोलिनोमियल में कन्वर्ट हो सकता है अप टू डिजायर्ड एक्यूरेसी। तो वही फंक्शन को कन्वर्ट कर लेते हैं पोलिनोमियल में एंड देन इंटीग्रेशन कर देते हैं। ये जो पिछला पैराग्राफ है उसमें यही सारा कुछ बताया हुआ है उसने। अच्छा, और अगर एरर निकालनी हो तो डेफिनेटली इन दोनों का डिफरेंस जो है वो एरर के बराबर होगा। ठीक है, जो कि ये चीज आ रही है, और ये क्या चीज है, इसकी एरर के आ रही है। अच्छा, आगे चलते हैं। जनरल फार्मूला हम लोग एक ड्राइव करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन के लिए। ठीक है, गॉस लेजेंडर क्वाड्रेटिक फार्मूला इसे कहते हैं। कहते हैं आई इज इक्वल टू ए टू बी फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स, ये जो है हमें सॉल्व करना है। तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि अपने इस फंक्शंस को सॉल्व करने के लिए इस ए और बी इंटरवल जो है, ये ए और बी इंटरवल, इसको सब इंटरवल में कन्वर्ट कर लेते हैं छोटे छोटे। मसलन एक्स नॉट, देन एक्स नॉट प्लस एच, देन एक्स नॉट प्लस 2h, एक्स नॉट प्लस 3h एंड सो ऑन एक्स नॉट प्लस nh। यानी टोटल आपके पास ए से बी जो इंटरवल है उसे स्मॉल सब इंटरवल में कन्वर्ट कर लिया, n सब इंटरवल कन्वर्ट कर लिए। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितनी हो जाएंगी, n+1 हो जाएंगी। ठीक है, यानी नंबर्स कितने हो जाएंगे आपके पास, n+1 टोटल नंबर्स हो जाएंगे। अच्छा, और इसके करस्पॉन्ड आपने सारी फंक्शंस की वैल्यू फाइंड आउट कर ली कि एक्स नॉट जब किया तो इसका आंसर वाई नॉट आ गया, एक्स नॉट प्लस एच पुट किया तो वाई1 आंसर आ गया, एक्स नॉट प्लस 2h पुट किया तो y2 आंसर आ गया। इसी तरह से लास्ट वैल्यू जो सी है एक्स नॉट प्लस एन एच पुट किया तो वो एक्स एन एफ ऑफ एक्स एन के या वाई नॉट के बराबर है, और ये एक्चुअली आपको पता है एफ ऑफ बी है, लास्ट वैल्यू एफ ऑफ बी है। एक्स नॉट प्लस एन एच इज इक्वल टू बी ऑफ नॉट के बराबर है। तो ये हम लोगों ने सपोज कर लिया। अच्छा, यहाँ h किसके इक्वल है, h इज इक्वल टू बी माइनस ए
डिवाइडेड बाई n, ठीक है, b माइनस a डिवाइडेड बाई n, ये किसके इक्वल है, h के इक्वल। और अगर हमें यहाँ से b माइनस a की वैल्यू निकालनी हो तो h क्या होगा, इस तरफ डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, b माइनस a इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एन एक्स नॉट इज इक्वल टू एन एच के इक्वल आ गया। तो हम लोग ये वैल्यूज अब सब्स्टिट्यूट करते हैं। जी, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया तो वैल्यूज कैसे सब्स्टिट्यूट हुई कि ये जो b है इसकी जगह क्या निकल आया, और लग गया आपके पास एक्स नॉट प्लस एन एच, और इसी तरह से एक्स नॉट a की जगह एक्स नॉट आ गया। अच्छा, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन जिस तरह से करते हैं उस तरह से अज्यूम कर रहे हैं कि u जो है वो x माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एच के इक्वल है। u किसके इक्वल है, x माइनस एक्स नॉट डिवाइड बाई एच। तो यहाँ पर हमें तीन चीज़ें निकालनी है, एक तो इस x की वैल्यू, और फिर x इज इक्वल टू a है तो चेक करना है u किसके इक्वल है, x इज इक्वल टू b है तो चेक करना है कि u किसके इक्वल है। तो आपने देखा कि जब आपके पास x की वैल्यू आ गई, किस तरह से h उधर मल्टीप्लाई हुआ और x नॉट निकाला तो x नॉट प्लस एच यू आ गया। देन इसको डिफ्रेंशिएट किया क्योंकि हमें dx के लिए भी कैलकुलेशन करनी है, तो डिफ्रेंशिएट किया तो dx इज इक्वल टू एच डी यू आ गया, x नॉट जीरो हो जाएगा। आज x नॉट जो है जब x नॉट के बराबर है तो यहाँ x नॉट पुट किया तो x नॉट माइनस एक्स नॉट जीरो, और डिवाइडेड बाई h इज इक्वल टू जीरो ही हो जाएगा, तो u आ गया जीरो के इक्वल। जब x की जगह x नॉट प्लस एन एच पुट किया तो यहाँ पे x नॉट प्लस एन एच, एक्स नॉट से कट गया, एन एच डिवाइड बाई एच, तो एच एच से कट कर u की वैल्यू क्या आ जाएगी, n आ जाएगी। तो आपके पास दो वैल्यू निकल आई, u इज इक्वल टू n एंड u इज इक्वल टू जीरो। लोअर वैल्यू u इज इक्वल टू जीरो निकल आई, अपर वैल्यू u इज इक्वल टू n निकल आई। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? जी, सबको क्लियर है यहाँ तक? आप मेरे साथ हो? जी सर, जी सर। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। फिदा, आपको क्लियर है? यस सर क्लियर है। फातिमा, आपको? सर बिल्कुल क्लियर है सर। ओके। अच्छा, अब हम लोग रीसब्स्टिट्यूशन करते हैं, सॉरी सब्स्टिट्यूट करते हैं कि x की जगह x नॉट प्लस एच पुट हो गया, एच यू। और आपके पास ये अगर आपको याद हो तो ये चीज हमारे पास एक डेफिनेशन आती है शिफ्ट फंक्शन की। सॉरी, क्या कह रहे हैं? नहीं, राजा अनुशाद आ गया, डॉक्टर राजा अनुशाद। सर ये बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक है सर। बैकग्राउंड में म्यूजिक है, कौन बोल रहा था? किसी का माइक प्रिया? अच्छा, तो ये जनाब आपके पास एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच यू, ये हमारे पास किसके शिफ्ट फंक्शन के मुताबिक ये आ जाएगा ई ऑफ यू के बराबर। ये याद है ना, डेफिनेशन थी शिफ्ट फंक्शन की, ये याद है भाई? माजिद? यस सर, यस सर। ये फार्मूला है किसका, इसका शिफ्ट फंक्शन के लिहाज से। और ई आपको पता है 1 प्लस डेल्टा के बराबर होता है, ठीक है। और आप इवन के यहाँ से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ये वाला अगला जो सा लिखा हुआ है वो लिखें भी ना, क्योंकि ये एक्स नॉट प्लस एच यू इसके बराबर भी होता है, और अगर आपको नहीं समझ आ रही तो इधर से इधर ले आए तब भी ठीक है। अच्छा, देन क्या हुआ, आप लोगों ने यहाँ पे फार्मूला लगा दिया, कौन सा वाला, बाइनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है। तो 1 प्लस यू इंटू डेल्टा प्लस यू इंटू माइनस यू माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर प्लस सॉरी भाई, u इंटू यू माइनस 1 u माइनस 2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल डेल्टा क्यूब एंड सो ऑन। इसी तरह से ये फार्मूला आपके पास लग गया। तो ये फार्मूला किस तरह से अप्लाई हुआ ये भी क्लियर है सबको? तो रिस्पॉन्स दे दिया करो ना यार। अच्छा, अब क्या करना है हम लोगों ने, अब यहाँ देखो आपके पास यहाँ क्या लिखा हुआ है,
अच्छा सॉरी भाई, यहाँ पे आपके पास u लिखा हुआ है, ठीक है, तो हमने इसको विद रिस्पेक्ट टू u इंटीग्रेट करना है। लेकिन इंटीग्रेट करने से पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें ताकि ये मल्टीप्लिकेशन से निकल के जस्ट पोलिनोमियल में आ जाए और इंटीग्रेट करना आसान हो जाए। तो यहाँ पे अगले स्टेप में देखें, इसने मल्टीप्लाई किया हुआ है, u को u से मल्टीप्लाई किया तो u स्क्वायर हो गया, एंड देन u को 1 से मल्टीप्लाई किया तो u, देन इस सारे को मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास ये चीज आ गई। अब अगले स्टेप में जस्ट इसको क्या कर दिया हुआ है, इंटीग्रेट कर दिया हुआ है। अब यहाँ देखो पहली टर्म क्या है जी, अच्छा, और साथ आपके पास पहली है y नॉट। अब y नॉट एक कांस्टेंट है तो इसका मतलब है इसकी इंटीग्रेशन जस्ट u आ जाएगी। नेक्स्ट u की इंटीग्रेशन u स्क्वायर ओवर 2 आ गई, u स्क्वायर की इंटीग्रेशन u क्यूब ओवर 3 आ गई, और u की u स्क्वायर, और इस तरह से ये सारी इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गई। इस स्टेप में भी कोई मेरा ख्याल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्या ख्याल है? नो सर नो जी सर, ये क्लियर क्लियर है ना? ये सिंपल इंटीग्रेशन की हुई है, कुछ भी नहीं किया हुआ। अच्छा, अब हमने यहाँ पे अगले स्टेप में क्या किया, अगले स्टेप में हमने अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट कर दी। तो u की जगह अपर लिमिट कर दी तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ क्या रह जाएगा, n y नॉट, और 0 लगाएंगे तो वो खत्म हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे n स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल और 0 की वजह से खत्म। फिर अगला क्या आ रहा है आपके पास, यहाँ पे u क्यूब की जगह n और u स्क्वायर की जगह n, तो ये आ जाएगा आपके पास 1 ओवर 3 माइनस सॉरी n क्यूब ओवर 3 माइनस n स्क्वायर ओवर 2, और जब इसका एलसीएम लिया तो ये आ जाए 6 एलसीएम है, 6 इस 2 से मल्टीप्लाई होकर 12 आ गया, और बाकी ये सिंप्लीफाई जो भी इसका एलसीएम वगैरह लेके जो भी इसका रिजल्ट आता है कंबाइन कर दिया, और सेम इसी तरह से ये लास्ट वाला भी सॉल्व हो गया। तो ये फार्मूला जो है वो क्या कहलाता है, गॉस लेजेंडर क्वाड्रेचर फार्मूला। इस फार्मूले में कोई प्रॉब्लम जी? नो सर जी ये क्लियर है सबको? यस सर। ओके, अब इसी फार्मूले से आगे ये फार्मूले निकलेंगे, ट्रिपोजाइडल, सिम्पसन्स 1 ओवर 3 रूल, सिम्पसन 3 ओवर 8 रूल भी होता है, इसमें लिखा नहीं हुआ लेकिन वो भी देखना है, वेडल रूल्स है, उसके बाद बूल्स रूल है। तो ये कितने ही रूल्स यहाँ से फाइंड आउट हो जाएंगे। इसमें करना क्या होता है, सिर्फ n जो है आपने 1 ले लेना है। जब 1 लोगे तो आपके पास पहला रूल निकल आता है जिसे ट्रिपल रूल कहते हैं। n इज इक्वल टू 2 ले लेंगे तो आपके पास सिम्पसन्स 2/3 रूल निकल आएगा। n इज इक्वल टू आप लोग ले लोगे 3 तो सिम्पसन 3 ओवर 8 रूल आ जाएगा। n इज इक्वल टू 4 ले लोगे तो वो बूल्स रूल आएगा। n इज इक्वल टू 4 के लिए क्या आ जाएगा, बूल रूल। और n इज इक्वल टू 6 जब लोगे तो ये वेडर रूल निकल आएगा। ये किसके लिए होता है, n इज इक्वल टू 6, यानी यहाँ पर n की जगह आप डिफरेंट वैल्यूज पुट करते जाते हैं तो आपके पास वो रूल्स डेवलप हो जाते हैं। ये जनरल फार्मूला है और इसी से बाकी रूल आगे निकल रहे हैं। तो अब हम इसको देखते हैं और आगे चलते हैं। सबसे पहले n इज इक्वल टू 1 के लिए कैलकुलेशन करेंगे। तो n इज इक्वल टू 1 में कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ टर्म्स रह जाएंगी, यहाँ पे 0 से 1 के लिए कैलकुलेशन करनी है हमने। सर 5.24 में पुट करनी वैल्यू? हाँ जी 5.2.4 में वैल्यू पुट करेंगे। तो n इज इक्वल टू जब 1 पुट करेंगे ना तो एक्चुअली ये सब पहली वैल्यूज रह जाएंगी, 2 वैल्यूज रह जाएंगी, बाकी सारी खत्म हो जाएंगी। आगे चलते हैं, देख लीजिएगा आप जी। ट्रेपेजॉइडल रूल कहते हैं n इज इक्वल टू 1 देयर आर ओनली 2 फंक्शंस वैल्यू। एक पहली वैल्यू क्या होगी f ऑफ x नॉट और दूसरी क्या होगी f ऑफ x n, और n की जगह 1 पुट किया तो वह f ऑफ x1 बन जाएगा। और b माइनस a इज इक्वल टू h, वो हमारे पास उसी तरह से। तो फार्मूले में जब वैल्यूज पुट की तो क्या हुआ, स्क्वायर और हायर पावर सारी निगलेक्ट हो जाएंगी, सिर्फ आपके पास वो वैल्यू रह जाएंगी जो कि 1 के लिए है, यानी यहाँ पे पावर 1 है वो रह जाएगी।
सारी वैल्यूज आपके पास ये वाली 0 हो जाएंगी, ठीक है। सारी यहाँ पे एक्स डेल्टा स्केयर डेल्टा क्यूब वगैरह सबको 0 हो जाएगा, सिर्फ आपके पास पहली 2 वैल्यूज रह जाएंगी। अगर आप लोगों ने इसको निगलेक्ट पूरे किया, को खुद निगलेक्ट किया, ये खुद ब खुद ही निगलेक्ट हो जाएगा ना। ये देखो Okay. जब आपके पास यहाँ पे गौर कीजिएगा, आपने यहाँ पे वैल्यू पुट की ना, n की जगह आपने क्या की 1 पुट की, बल्कि इसको जी इंटीग्रेट सर। जहाँ पे, एक मिनट है, जब आप 1 पुट करोगे तो क्या होगा, आपके पास यहाँ पे आपके पास जब 1 आ जाएगा तो आपकी ये सारी वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 हो जाएंगी। क्यों 0 होंगी, कोई बता सकता है? जी, सारी वैल्यू क्यों 0 हो रही है? जी, किसी ने बताया नहीं अभी तक? फिदा आप बताओगे? सर नहीं पता चल रहा। फातिमा आप? किसी को अंदाजा हो रहा है? सानिया? सर मैं बताऊं सर? जी, मैं बताऊं सर? आवाज आपकी बहुत कम आ रही है। आवाज आ रही है सर आपको? हाँ जी नसीम, आ रही है जी। हायर ऑर्डर के जो डिफरेंसेस है वो शायद पॉसिबल ही नहीं है, इस वजह से फर्स्ट जो हम n ले रहे हैं वही उसे n = 1 कंसीडर कर रहे हैं। ये देखो आप लोगों के पास यहाँ पे जब ये 1 प्लस डेल्टा रेस टू पावर n बन रहा था ना, जी ठीक है, 1 प्लस डेल्टा रेस टू पावर, ठीक है, तो वो जब ये n जोन्स है यहाँ पे आपने 0 से 1 रखा, जब आपने 0 से, एक मिनट है, या अभी इधर से मैं और इधर एक ड्राइंग कर, बल्कि इसके अंदर एक ड्राइंग हुई हुई है, वहां से आपको क्लियर होगा। ये देखो यहाँ पे आपके पास ये एक्चुअली इंटीग्रेशन में क्या होता है कि एरिया अंडर द कर्व निकल रहा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास टोटल नंबर ऑफ ट्रिपेजम कितनी है, ये वाली एक ट्रिपेजम है, ठीक है। अब जब एक ट्रिपेजम है तो आपके पास जो सारी अगली वैल्यूज हैं, दूसरी तीसरी चौथी, मतलब पहली 2 वैल्यूज को छोड़ के, एक्चुअली पहली और आखिरी वैल्यू, क्यों, एक ए के लिए कैलकुलेशन हो जानी है और एक बी के लिए हो जानी है, यानी एन जो है वो एक्चुअली क्या है, आपके पास लास्ट वैल्यू आ रही है। आपने सब पहली और आखिरी वैल्यू के लिए कैलकुलेशन करनी है, बाकी वाली सेंटर वैल्यू सारी वैल्यू खत्म हो जाती है। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे ये 2 ट्रिपेजम आ जाए तो अब क्या होगा, अब आपके पास एक यहाँ पे x1 भी निकल आएगा, x0 x1 एंड देन x2, तो यहाँ पे आपके पास वो फिर क्या होगी, उससे अगली वैल्यूज ड्रॉप होंगी, बाकी वैल्यूज आपकी ड्रॉप नहीं होंगी, यानी क्यूब और हायर पावर निगलेक्ट होंगी। जब आपके पास 2 टर्म्स हैं तो इसका मतलब है कि स्केयर तक जाओगे, स्केयर से आगे जा ही नहीं सकते। और अगर हम लोग यहाँ पे 4 ले लें, यानी 3 ले लें, इसको मैं रफ करता हूँ ये, और अगर मैं यहाँ पे 3 ट्रिपेजम बना दूं, 1, अब ये कितनी ट्रिपेजम है, 1 2 और 3। अब यहाँ पे क्या हुआ, x0 x1 x2 और x3। अब आपके पास क्या हुआ कि अब आपकी कैलकुलेशन जो सी है वो कुछ इस तरह से होगी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक कैलकुलेशन, यानी और फिर यहाँ से दूसरी और फिर तीसरी, तो इसके फिर डेल्टा 4 से अपवर्ड सारा ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, ठीक है। फार्मूले में जब आप वैल्यूज पुट करोगे तो वो ऑटोमेटिकली आपके पास रिजल्ट ही नहीं आएगा, क्योंकि आपके पास वैल्यूज टोटल 3 है, तो आप 3 से आगे जा कैसे सकते हो, यानी जहां पर आपके पास x4 यहाँ है ही नहीं तो x4 की वैल्यू कहां से पुट करोगे,
बात समझ में आ रही है? ये देखें, अब दोबारा आपके पास वहां पे जाता हूँ, आपको मेरा ख्याल है अब क्लियर हो जाना चाहिए। अब ये देखो, आपके पास टोटल कितने वैल्यूज हैं? एक मिनट, फिदा, इसका फार्मूला क्या बनता है? डेल्टा स्केयर का। जी सर, किसका? फार्मूला क्या? डेल्टा स्केयर वाई नॉट जो मैंने लिख रहा हूँ, इसका फार्मूला क्या बनता है? इंटरपोलेशन में आप लोगों ने काम किया है ना, इसका फार्मूला क्या बनता है? सर वो यू वाला जो था, यू करके शायद आता है। y2, यहाँ पे y की फॉर्म में लिख y2 दिया है ना, अगर u की फॉर्म में है तो u की फॉर्म में लिखेंगे। y2 माइनस y1 2y1 प्लस y नॉट। अच्छा अच्छा जी, है ना। ठीक है, ये फार्मूला जी। किसका बनता है? डेल्टा स्केयर का। और डेल्टा क्यूब का क्या फार्मूला बनता है? y3 डेल्टा क्यूब y नॉट। जी बिल्कुल सही। y3 माइनस 3y2 माइनस 3y2 3y2 बिल्कुल सही। प्लस 2y1 माइनस 2y1 प्लस 3y1 3y1 प्लस 3y1। ओके। बाइनोमियल के कोफिशिएंट बनते हैं ना, जी और माइनस y नॉट। ठीक है, अब देखो आपके पास ट्रिपज़ाइडल फार्मूला है। ट्रिपज़ाइडल के अंदर हम लोगों ने कहा कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ जो एक n इज इक्वल टू आपने क्या लिया? 1 लिया, तो 1 लिया तो एक ट्रिपज़म बन रही है। ट्रिपज़म कितनी बन रही है? एक। अब यहाँ पे क्या है? y नॉट। ठीक है, यहाँ पे क्या है? y1। दो सिर्फ वैल्यूज हैं आपके पास, y नॉट से y1, तो y2 कहाँ से लाओगे? क्या y2 है आपके पास यहाँ इस फॉर्मूले में? जब n इज इक्वल टू 1 है तो y2 तो है ही नहीं। क्या ख्याल है आपका? दो है ना आपके पास, यहाँ पे एक ट्रिपज़म बन रही है सिर्फ एक, नंबर्स आपके पास सिर्फ दो हैं, तो एक ट्रिपज़म की सूरत में आप मैक्सिमम वैल्यू y1 तक जा सकते हैं, तो y2 निकल ही नहीं सकता है। इसका मतलब है कि ये वाली सारी, जब आप फार्मूले में आप कैलकुलेशंस करोगे तो आपकी कैलकुलेशन में ये सारी चीजें इंक्लूड ही नहीं होंगी, सिर्फ पहली दो टर्म बन जाएंगी ट्रिपज़ाइडल रूल के लिए। ठीक है, बात क्लियर हुई? जी सर। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? ओके सर, ओके। जी सर। फिर आपको क्लियर हुआ? जी जी सर। अच्छा, अब इसी तरह से देखो, अगर हम n इज इक्वल टू 2 पुट कर देते हैं तो इसका मतलब है कि ये चीज तो यूज हो सकती है, लेकिन क्या ये यूज हो सकती है? No, sir. डेफिनेटली ये यूज नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि आपके पास ये चीज आपके पास इसलिए यूज नहीं हो सकती कि y3 तो है ही नहीं। अब जब y3 नहीं है तो इसका मतलब है कि इस सूरत में आपकी कैलकुलेशन सिर्फ दो टर्म्स तक जाएगी। ठीक है, अब दो टर्म्स कहाँ तक जाती हैं? दो टर्म्स आपके पास सिर्फ यहाँ तक है, ये वाली, ये। तो आपके पास सिम्पसन 1/3 यहाँ तक सब फॉर्मूला चलेगा, और सिम्पसन 3/8 कहाँ तक जाएगा? जब n इज इक्वल टू 3 ले लेंगे तो। जी माजिद, माजिद, जी सर, जी सर। जब जी n इज डेल्टा इक्वल टू क्यूब, 3 लेंगे तो फिर डेल्टा कहाँ क्यूब तक? वाई नॉट हो गया। जी ये डेल्टा वाली वाई क्यूब वैल्यू भी बीच में इंक्लूड हो जाएगी। यस और सर, अब फॉरवर्ड बैडल नहीं रूल आएगी। के लिए जब 6 तक जाएंगे तो वो 6 तक आपकी वैल्यू कैलकुलेट में आएंगी, कैलकुलेशन में आएंगी। ठीक है, जी खांसी पता नहीं क्यों हो रही है। अच्छा, अब आगे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अब क्लियर हो गया कि n इज इक्वल टू 1 से पहली सिर्फ दो टर्म्स क्यों आ रही हैं। जी क्लियर है? ओके सर, ओके।
सनिया आपको क्लियर है? सनिया मौजूद है? जी सर क्लियर है। ओके अच्छा, तो अब हम अगले स्टेप पे चलते हैं कि आपके पास सब पहली दो टर्म्स आ गई, बाकी सारी जो सी वो वैनिश हो गई। तो यहाँ पे इसलिए उसने लिखा हुआ है कि जब n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, निग्लेक्टेड द सेकंड्स एंड हायर ऑर्डर डिफरेंसेस, वी गेट दिस वन। अब डेल्टा को रीसब्स्टिट्यूट किया तो डेल्टा आपको पता है y1 माइनस y0 होता है, ये फार्मूला होता है डेल्टा का। अब सिंप्लीफाई कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा y0 प्लस y1। तो ये जो फार्मूला आपके पास ड्राइव हुआ है ये क्या कहलाता है, ट्रिपज़ाइडर रूल कहलाता है। ये फार्मूला क्या कहलाता है, ट्रिपज़ाइडर रूल। ठीक हो गया जी, इसमें कोई प्रॉब्लम? सबको क्लियर हो गया? यार बोल पड़ा करो। यस सर। क्लियर। अच्छा, अब अगला स्टेप ये है कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पे हम जितनी कैलकुलेशंस कर रहे हैं इसमें एरर्स को भी फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे एरर क्या थी, एरर थी आपके पास ओरिजिनल इंटीग्रेशन का फंक्शन जो था वो माइनस जो हमने कैलकुलेशन की, तो हमने कैलकुलेशन किया विद ट्रिपज़ाइडर रूल, तो वो आई टी का ना रिप्रेजेंट कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो फार्मूला था वो था ये गिवन फंक्शन जो सा था ए से बी, और बी आपको पता है x0 प्लस एच है। ये x0 प्लस एच क्यों हुआ जी, बी x0 प्लस एच क्यों है? माजिद आप बताओगे? सर वैल्यू पुट की आगे मैंने ऊपर निकाली हुई है x0 प्लस x0 और x0 प्लस h की, a आपके की पास वैल्यू। n इज इक्वल टू 1 है, जी तो सर। n की जगह 1 आ गया तो x0 प्लस एच ही रह जाएगा। जी सर। ठीक है, माइनस ये कहां से आ गया, ये वाली टर्म, ये टर्म कहां से आई? सर एरर का, ये एरर निकाला, एरर का फार्मूला सर h/2। अभी अभी ट्रिपज़ाइडर का रूल हम लोगों ने फाइंड आउट किया था, ये ट्रिपज़ाइडर के वैल्यूज पुट की हुई है ये सर पहले वाली। अभी अभी जो हम लोगों ने कैलकुलेशंस की हैं, ये देखें ये हमारी कैलकुलेशंस हुई हैं ये वाली। तो ये वैल्यूज हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दी, लेकिन टर्म्स कौन से हैं, x0 और x1 की फॉर्म में लिख दी हुई है। ये क्या है कि ये आपके पास फंक्शन की ओरिजिनल है, वो क्या है, x0 से x0 प्लस एच एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस h/2, और यानी 2 पॉइंट फार्मूला 2 पॉइंट फार्मूला जो सा ट्रिपज़ाइडर रूल है उसको हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी। तो ये जनाब आपके पास एरर्स आएगी। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं और अपनी कैलकुलेशन में देखते हैं कि एग्जैक्ट इसका रिजल्ट क्या बनता है। इस पे वो टेलर सीरीज वगैरह अप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। जी सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, ये वाला जो ये वाली टर्म है इसको लेके चलते हैं, ये वाली और फिर इसको लेके चलेंगे और फिर दो रिजल्ट्स आएंगे, उन दोनों का डिफरेंस इसमें पुट कर देंगे। तो पहली ये वाली वैल्यू हमने ले ली, ये ठीक है यहाँ पे, लेकिन इसको पुट करने से पहले हमने अज्यूम किया कि फंक्शन ऑफ एक्स जो है ये एक्चुअली इसकी इंटीग्रेशन ये है, या दूसरे लफ्जों में इसका डेरिवेटिव लें तो वो फंक्शन ऑफ एक्स आता है। तो ये हमने अज्यूम कर लिया। हमने क्या अज्यूम किया कि फंक्शन ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन एफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स है, या कैपिटल एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स, तो वो यहाँ पे गिवन लिखा हुआ है, जस्ट हमने अज्यूम कर लिया। तो अब जब हमने एफ ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन की तो वो क्या आ जाएगा, कैपिटल एफ, और कैपिटल एफ में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा दी, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। हमने अज्यूम क्या किया कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन क्या है, कैपिटल एफ ऑफ एक्स। अच्छा, अब ये जो पहली टर्म है जी, ये पहली जो टर्म है, इस टर्म के ऊपर हम लोग टेलर सीरीज अप्लाई करते हैं। तो टेलर सीरीज अप्लाई करें तो एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ एक्स नॉट, और इसी तरह से ये ऑन वर्ड माई, और लास्ट में माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट एज इट इज आ गया। तो हमने क्या किया, इस पे अप्लाई कर दिया, टेलर सीरीज की मदद से एक्सपेंड कर दिया इसको। अब पहली वैल्यू और लास्ट वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, बाकी रिमेनिंग टर्म एज इट इज नीचे लिखी गई। ठीक है,
और दोबारा से क्या किया, फंक्शंस के ऊपर उसको एफ की फॉर्म में ही लिख दिया। अब कैपिटल एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल था जी, ये तो कट गया, यहाँ से स्टार्ट हुआ। एफ डैश ऑफ एक्स किसके इक्वल है, स्मॉल ऑफ एक्स के इक्वल। अच्छा डबल डैश इसके इक्वल है एफ डैश ऑफ एक्स के इक्वल। ट्रिपल डैश कैपिटल एफ किसके इक्वल है, स्मॉल डबल डैश एफ के इक्वल। तो ये 5.33 कैसे डेवलप हुई है, ये सबको क्लियर हो गया। 5.33 की कैलकुलेशन क्लियर है भाई? ओके सर, ओके। फिदा आपको क्लियर है? यस सर। ओके। अच्छा यहाँ चेक कीजिएगा तो आपके पास एच कॉमन भी निकल रहा है। अच्छा बहरहाल पहले अभी एच कॉमन ही निकाला उसने, अगली कैलकुलेशन किया कि ये हमारे पास गिवन फंक्शन था जो ट्रिपलजाइडल की मदद से हम लोगों ने कैलकुलेशंस की। ठीक है, अब वो ट्रिपलजाइडल की मदद से के ऊपर यहाँ पे ये जो दूसरी टर्म है ट्रिपलजाइडल पे, इस पे अगेन वो फार्मूला अप्लाई कर रहा है। कौन सा वाला? टेलर सीरीज। तो टेलर सीरीज इस पे भी अप्लाई हो गई, और अब दोनों पे जब टेलर सीरीज अप्लाई हुई तो अगला स्टेप उसने क्या किया, इसने अगले स्टेप में ये किया कि यहाँ पे आपके पास 5.3.2 जो एक्स है 5.3.2, इसमें दो वैल्यूज थी, एक ये वैल्यू जो कि यहाँ से ये निकल आई, और दूसरी टेलर सीरीज इस पे भी अप्लाई हुई और इसकी वैल्यू। तो ये दोनों वैल्यूज इस 5.3.2 में पुट की और फिर आगे सिंप्लीफाई किया, जो कि आपके पास यहाँ पे ये रिजल्ट आ रहा है। ये सारी वैल्यूज आपस में कैंसल आउट होके रिमेनिंग सिर्फ ये बच जाएगा, सारी वैल्यू आपस में कैंसल आउट हो जाएंगी, रिमेनिंग क्या बच जाएगा, ये टर्म बच जाएगी, ये वाली। ठीक है, और फिर यहाँ पे निगलेक्टिंग फोर्थ एंड हायर ऑर्डर वगैरह वो आपने निगलेक्ट कर दिए, उसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एरर्स आपको पता है कि ये जो सबसे छोटी वैल्यूज रहती है इसको पकड़ लें तो उससे ऊपर वाली वैल्यूज और मिनिमाइज होती जाती हैं, उसकी जरूरत ही नहीं है। और वैसे भी यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन का साइन भी इसी वजह से लगाया है कि अगली वैल्यूज को आपने इग्नोर कर दिया है। ठीक है, एरर अप्रोक्सीमेट इसके बराबर होगी। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, 1/6 माइनस 1/4 को किया तो h³/12 आ गया, और ये आपके पास सारा रिजल्ट कंप्लीट आ गया। इसमें कोई कंफ्यूजन भी? नो सर। तो ये आपके पास एरर्स बन गई किसके लिए, ये एरर किसके लिए आ गई, ट्रिपलजाइडल रूल के लिए। ठीक है, अब अगले स्टेप में ये जो डबल डैश है, एफ डबल डैश और एप्सिलॉन, इसका फार्मूला हम लोगों ने पीछे इंटरपोलेशन में एक पढ़ा था, वो फार्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ये फार्मूला लिखा हुआ है, थोड़ा सा हल्का लिखा हुआ है कि आपके पास एफ एन यानी एन से बड़ा डेरिवेटिव है ऑफ एप्सिलॉन अगर हो, ये पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था, वो किसके इक्वल होगी, डेल्टा एन एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एच रेज टू पावर एन। तो यहाँ पे इसकी जगह हमने ये फार्मूला पुट कर रहे हैं माइनस h³/12 एज इट इज, डबल डैश की जगह फॉर्म वैल्यू पुट आ गई डेल्टा स्केयर एक्स नॉट, या वो आपके पास x-1 लिया हुआ है यहाँ पे, ये वाला x-1, और डिवाइडेड बाई एच स्केयर, वो एच स्केयर इस h³ से कट गया तो सिंपल एक h रह गया और बाकी एज इट इज रह गया। अब इसकी जगह फार्मूला यानी इसको पुट कर लिया डेल्टा स्केयर को, तो अभी अभी हम लोगों ने पहले देखा था कि डेल्टा स्केयर किसके इक्वल होता है, इस चीज के इक्वल होता है। वहां पे हमने डेल्टा स्केयर y0 के लिए कैलकुलेशंस की थी, डेल्टा स्केयर y0, तो यहाँ पे एक्चुअली y0 की जगह -1 है, तो वो -1 के लिहाज से उन्होंने एक्सपेंड कर लिया। तो ये आपके पास क्या होगा, इसकी एरर्स निकलेगी। ठीक हो गया अच्छा अगला स्टेप जो है ये क्लियर है ना भाई?
इसमें कोई खास काम नहीं हुआ हुआ, सिंपल सी कैलकुलेशंस है फार्मूले में, और एलसीएम वगैरह लिया हुआ है इसमें। मेरा नहीं ख्याल कि जब आप अपने हाथ से करोगे खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे कुछ चीजें समझने वाली हैं कि आपके पास इस तरह से एक ये एक कर्व है। आपको क्या करना है, यहां से लेकर ए से लेकर बी तक आपने कैलकुलेशंस करनी है, और बी तक आप लोगों ने इसकी इंटीग्रेशन फाइंड आउट करनी है। लेकिन रूल हमने यूज करना है ट्रिपल अब ट्रिपल रूल का एक तरीका ये है कि हम इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लें। ये एक टुकड़ा है, ठीक है, ये एक टुकड़ा है, इसी तरह से ये पार्ट्स हैं। तो अगर हम इस पहले वाले को x नॉट कह दें, ठीक है, दूसरे वाले के लिए x1 कह दें, यानी ये वाला जो है x1, यानी दूसरे लफ्जों में x नॉट, x1, x2, और इसी तरह से चलते 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 आपके पास xn। और फिर जितना है, यानी ये वाला जो पहला है इस पे ट्रिपल फार्मूला लगाया, फिर दूसरे पे भी इसी तरह से फार्मूला लगाया, फिर तीसरे, जी क्या कह रहे हैं? अच्छा, अभी तीसरी ट्रिपल पे भी वही रूल लगाया, फिर इस पे, यानी ये आपके पास अगर सपोज करें 10 हैं, तो इन 10 के ऊपर आप लोगों ने फार्मूले अप्लाई किए, और सबका जो आंसर आ रहा है उसको लास्ट में ऐड कर लिया, तो वो क्या होगा, ये पूरी कंप्लीट का एक आंसर निकल आएगा। क्लियर हो रही है बात? कि आपने क्या किया कि एस जितने आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म है, आपने उसको अज्यूम कर लेते हैं कि आपने उसे 10 टर्म्स में तब्दील कर दिया। यानी अगर आपके पास वैल्यू है 1 से लेकर 5 तक, तो आपने क्या किया, आपने इसको 10 हिस्सों में डिवाइड किया, तो वो कैसे होगा, 5 - 1 डिवाइड बाई 10, या 8 में कर लिया सपोज कर लें, तो ये आपके पास क्या आ गया, 4/8 यानी 1/2 आ गया आपके पास। आंसर क्या आ गया, 1/2। अब आपने क्या किया कि इंटरवल आपने बनाए। सबसे पहला इंटरवल क्या बना लिया, 1 था। सबसे पहला इंटरवल क्या है, 1 से 1.5, क्योंकि आपके पास 1/2 आ रहा है। दूसरा क्या है, 1.5 से लेकर 2 तक। नेक्स्ट क्या आ गया, 2 से 2.5 तक। फिर क्या आ गया आपके पास, 2.5 से 3 तक, और इसी तरह से ये चलता जा रहा है। तो आपने 1 से लेकर 1.5 तक ट्रिपल रूल लगाया, फिर 1.5 से लेकर 2.2 तक लगाया, फिर 2 से लेकर 2.5 तक लगाया, फिर 2.5 से लेकर 3 तक लगाया, और इसी तरह से सबको अलग-अलग सेपरेट सॉल्व कर लिया। फिर पहले का आपके पास एक आंसर आएगा, फिर दूसरे का एक आंसर आएगा, फिर तीसरे का एक आंसर आएगा, सबका आंसर आएगा, तो आपने उन सब आंसर को ऐड कर लेना है। तो वो ऐड जब करोगे तो वो कंप्लीट का आपके पास आंसर आ चुका होगा, यानी पूरे के पूरे जितने भी आपके पास ये कर्व हैं इन सब का आंसर आ जाएगा। बात क्लियर हो रही है जी माजिद? जी सर, यस, तो समय लग रही सर। अच्छा, तो क्या हुआ कि आपके पास ट्रिपल रूल लगाना है, लेकिन कंपोजिट फॉर्म में। कंपोजिट फॉर्म में क्या है कि छोटे छोटे पार्ट्स बनाकर, तो वही पार्ट्स उसने बना लिए कि टोटल n नंबर्स ले लिए, और n के लिए ये अलग-अलग कैलकुलेशंस कर रहे हैं। ये कि ये पहले के लिए x नॉट से x प्लस h, फिर x प्लस x नॉट प्लस h से x नॉट प्लस 2h, देन x नॉट प्लस 2h से x नॉट प्लस 3h, एंड सो ऑन, ये सारों को। अब हर एक पे अलग-अलग फार्मूला लग गया। पहले पे फार्मूला लगा तो f x नॉट प्लस f ऑफ x नॉट प्लस h, फिर दूसरे पे फार्मूला लगा, फिर सब पे फार्मूला लग गया। जब सारों पे फार्मूला लगा लिया तो आखिरी स्टेप पे आपने उस फार्मूले को ऐड कर लिया। अब जब ऐड करोगे तो देखो यहाँ पे क्या होगा,
पहले उसने सिंप्लीफाई करने के लिए सब उसने इस फॉर्मेट में लिख लिया है। ये फार्मूला आपकी कैलकुलेशन के लिए आसान होता है। y0 y1 फिर y1 से y2 और फिर अब गौर कीजिएगा कि y0 और yn पूरे रिजल्ट में सिर्फ एक ही दफा मौजूद है। देखिएगा पहली और आखिरी टर्म एक दफा मौजूद है, उसे अलग कर दिया, बाकी सारी टर्म दो दो दफा मौजूद है। मसलन y1 यहाँ पे भी मौजूद है, y1 यहाँ पे भी मौजूद है, तो 2y1 बन जाएगा। y2 यहाँ पे भी है, y2 यहाँ पे भी है, तो 2y2 बन जाएगा। यानी ये शेयर हो रहे हैं एक्चुअली, तो वो 2 टाइम y1 y2 y3 yn आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो फॉर्मूला है ये आपका कंपोजिट ट्रिपल रूल बन गया। ये फार्मूला क्या बन गया? कंपोजिट ट्रिपल रूल। और आम रूटीन के अंदर हम यही फार्मूला यूज करते हैं। जब हमें ट्रिपल रूल कहा जाता है तो हम यही फार्मूला यूज करके इंटीग्रेशन को सॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है बात? ये बात क्लियर है भाई? किसी की जवाब ही नहीं आ रहा। यस सर क्लियर है। जी सर क्लियर है। वैसे वैसे का क्लियर है वैसे या वाकई क्लियर हो जाता है? देखिए अगर क्लियर आपको समझ नहीं आ रही हो ना तो मुझसे क्रॉस क्वेश्चन पूछ लें। यहाँ पे भी हम एक दूसरे की आवाज तो सुन नहीं सकते हैं ना? क्या ख्याल है? जी सर, लेकिन समझ आ गई है सर सच में। ओके। एरर्स को भी इसी तरह से अलग-अलग पुट करके सिंपलीफाई किया है, और यहाँ पे भी एरर्स को भी उसने क्या किया है? सेपरेट हर एक में पुट किया है, और जब हर एक में पुट किया तो एट द एंड आपके पास ये रिजल्ट आ जाता है। ठीक है। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हम लोगों ने वैसे ही ग्राफ ड्रा करके सीख ली है, तो यही चीज उसने यहाँ पे दोबारा सिखाने की कोशिश की है कि ये कंपोजिट इस तरह से डिवाइड होके ये रिजल्ट्स आ रहे हैं आपके पास। जी, तो ये आपके पास आगे आ जाता है सिम्पसन्स 1/3 रूल। सेम सारा है, सिर्फ इसमें और जो अभी हम लोगों ने काम किया उसमें क्या फर्क है कि वहां पे n को 1 लिया हुआ था, यहाँ पे n को 2 ले लिया है। ठीक है, तो बाकी सारी कैलकुलेशन सेम है। जब n को 2 लिया है तो डेफिनेटली सब पहली 3 टर्म्स आएंगी, बाकी सारी जीरो हो जाएंगी। तो y0 डेल्टा y0 और डेल्टा स्केयर y0 तक जाएगा, बाकी अगली सारी टर्म्स जीरो। तो उसने यहाँ पे वो डायरेक्टली अब सिंप्लीफाई कर लिया, सारी कैलकुलेशन कंप्लीट करने की जरूरत ही महसूस नहीं की, क्योंकि आसान सा तो है ये। तो फिदा ये y क्यूब क्यों छोड़ दिया? क्योंकि सर ये 1/3 है तो इसलिए 2 करें तो गुलाम टर्म्स अब्बास 3 बनती। जी, मैंने कहा टर्म्स 3 बन जाएंगी, ये 1/3 है इसलिए 2 तक लेंगे। जी 2 तक लेंगे। क्यूब वगैरह जो सी हैं वो हमारा पॉसिबल ही नहीं है। गुलाम रसूल आपको पता चला? गुलाम अब्बास मौजूद है? जी सर पता हाफिजा चला। मरियम यस सर। आपको क्लियर है बच्चे? जी सर। हिना आपको? हिना वालेकुम सलाम। बच्चे क्लियर है? जी सर। ओके। महरीन अख्तर? महरीन? जी सर सलाम। वालेकुम सलाम। बच्चे आपको क्लियर है? यस सर। ठीक हो गया। असगर आपको? जी सर। ओके। मोहम्मद उमर साबिर? सर क्लियर। उमर शबीर? क्लियर है सर। क्लियर है। मुंतहा आपको क्लियर है? यस सर क्लियर है। ओके। नायाब? यस सर। रिजवान करीम आप समझ रही हैं? साथ साथ समझ रहे हैं, सॉरी। रिजवान करीम? जी सर जी सर। सब क्लियर है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। ओके। सना नाज? जी सर क्लियर है। और सनिया आपको? जी सर क्लियर है। ओके। चलें अब हम इससे आगे चलते हैं और
इसमें क्या हुआ कि आपने वैल्यूज जो सी हैं वो कितनी पुट कर ली हैं, वैल्यू आपने पुट कर दी n इज इक्वल टू 2 के लिए, तो सेम उसी तरह से ये सारी कैलकुलेशन होनी है, कोई फर्क इसमें भी नहीं है। तो सेम उसी तरह से वो सारी कैलकुलेशन कर रहा है और देन वो सारा ऐड करता जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे अब जो आप लोगों ने काम करना है, ये जो मेन चीज है कंपोजिट फार्मूले के लिए, जो जब आप n इज इक्वल टू 1 ले रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी किसी भी नंबर ऑफ टर्म्स के लिए आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर आपके पास डाटा कोई गिवन है और उस डाटा में कोई भी वैल्यूज आपके पास आ रही हैं, तो वो हर वैल्यू के लिए वो कैलकुलेशन पॉसिबल है। लेकिन अगर सिम्पसन्स रूल यूज कर रहे हैं तो याद रखना सिम्पसन्स 1/3 रूल सिर्फ और सिर्फ आपके पास इवन नंबर ऑफ वैल्यूज के लिए कैलकुलेट हो सकता है। ट्रिपोसाइडल कितनी होंगी, इवन नंबर की ट्रिपोसाइडल होंगी, तभी वो सॉल्व हो सकता है, अदरवाइज वो सॉल्व नहीं होगा, याद रखना। ये फार्मूला देखो, आप क्या ले रहे हो, दो दो टर्म्स को इकट्ठा कर रहे हो ना। यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या ले रहे हैं, n इज इक्वल टू 2 ले रहे हैं ना, तो इसका मतलब है 2 4 6 8 10, तो नंबर ऑफ टर्म्स सिर्फ 2 2 होंगी, तो हम लोग अपना कैलकुलेशन को पॉसिबल कर सकते हैं। अगर 7 नंबर आ जाते हैं टोटल, अगर आपके पास डाटा गिवन है यानी न्यूमेरिकल कोई क्वेश्चन आपको गिवन है और उसमें वैल्यूज आपके पास 7 आई हुई हैं, तो ये फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकता, याद रखना। सिम्पसन्स 1/3 वहां पे अप्लाई नहीं हो सकता। सना क्यों नहीं यूज हो सकता, सना सना मौजूद है? जी सना ही नहीं मौजूद। साइमा आप बताएंगी, साइमा जी सर। ये क्यों नहीं यूज हो सकता? 7 नंबर ऑफ टर्म्स अगर आपके पास गिवन है तो सिम्पसन 1/3 यूज क्यों नहीं हो सकता फार्मूला? सर सिर्फ सर 1/3 7 टर्म्स के लिए क्यों नहीं यूज हो सकता सर? 7 क्योंकि के वो जो नंबर, अभी आपने कहा कि डिवाइडेड जो है वो इनटू 2 n इज इक्वल टू 2m यानी कि इवन इक्वल सब इंटरवल्स में डिवाइड करना होता है ना, तो 7 तो ऑड नंबर्स में आ जाएगा ना। ये 7 ऑड में आ जाता है तो डेफिनेटली इसलिए बस यूज नहीं हो सकता, हमें इवन जी नंबर्स के सर। लिए यूज करना है। ठीक है, तो जी जब सर। नंबर ऑफ डाटा, अब यहाँ पे भी दो क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर आप, ये बात हो रही है ट्रिपिज्म की, किसकी बात हो रही है? ट्रिपिज्म की। अब दो जी सर। ट्रिपिज्म हो तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने बनते हैं? टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने बनते हैं दो ट्रिपिज्म हो तो? यानी x की कितनी वैल्यूज हो तो नंबर ऑफ ट्रिपिज्म जो सी हैं वो 2 बनेंगी? कौन बताएगा? माजिद आप बताएंगे? सर 2 ही होंगे मैक्सिमम, अगर 2 ले रहे हैं तो। दो ट्रिपिज्म है, नंबर ऑफ जी पॉइंट्स सर। कितने होंगे यानी डॉट्स कितने होंगे? सर एक ही बनेगा दोनों के दरमियान सर। यार ये देखो, आपके पास ये इस तरह से है ये, और आपके पास एक ट्रिपिज्म ये बन गई, या हम इवन के लिए कैलकुलेशंस कर रहे हैं, ठीक है, ये दो ट्रिपिज्म बन गई। अगर ये दो ट्रिपिज्म बन रही हैं तो अब गौर कीजिएगा कि आपके पास x0 x1 और x2 टोटल कितने नंबर हैं? 1 2 3। 3, टोटल नंबर कितने बन गए? 3। तो इसका मतलब है कि हम लोग यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 जब ले रहे हैं, यानी ये नंबर ऑफ ट्रिपिज्म है, ये क्या है? नंबर ऑफ ट्रिपिज्म यानी दो ट्रिपिज्म। लेकिन अगर आपके पेपर के अंदर कोई क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है कि आपको ये कहा जाए कि n इज इक्वल टू 3 नोड्स या 3 पॉइंट्स, n इज इक्वल टू 3 पॉइंट्स, तो अब पॉइंट्स अगर गिवन है तो वो ये x0 x1 और x2 है, 3 पॉइंट्स आपके पास गिवन है, 3 पॉइंट डाटा गिवन है, तो वो नंबर ऑफ ट्रिपिज्म 2 ही है। बात समझ में आ रही है?
जी ये बात क्लियर हो रही है अली असगर? असगर अली, असगर अली, असगर अली, मुबीरा, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को भाई? जी सर। तो मुबीरा कहाँ है? ना असगर अली मौजूद है ना मुबीरा मौजूद है। सर लगता है रोजा लगा हुआ है बच्चों को। रोजा लगा हुआ है, आज मुझे रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिल रहा। आपके में सर। हिना शमीम, और स्टूडेंट भी कम है आज, 22 स्टूडेंट 21 स्टूडेंट आए हुए हैं सारे। जी सर। बच्चे ये क्लियर हुआ कि नंबर ऑफ जी पॉइंट्स सर। और नंबर ऑफ ट्रिपिज्म में क्या फर्क है? जी सर। हम लोगों ने अभी तक जितनी कैलकुलेशन की है वो नंबर ऑफ ट्रिपिज्म के ऊपर कर रहे हैं। तो इवन ट्रिपिज्म मीन ऑड पॉइंट्स, ठीक है? तो अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर में आ जाए और वहां पे कुछ इस तरह की चीज लिखी हो, तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या देखना है कि ये लफ्ज पॉइंट का यूज किया हुआ है या लफ्ज यूज किया हुआ है ट्रिपिज्म का, ठीक है? अगर आपसे ये कहा जाता है कि जनाब नंबर ऑफ पॉइंट 5 हैं, तो सिम्पसन 1/3 फार्मूला यूज करें, तो वहां पे आप ये लिख दो कि ये यूज ही नहीं हो सकता, तो गड़बड़ हो जाएगी ना। क्योंकि नंबर ऑफ पॉइंट 5 हैं, तो एक्चुअली तो नंबर ऑफ ट्रिपिज्म तो 4 बन रही हैं, ठीक है? तो ये याद रखना है आप लोगों ने। सर नंबर ऑफ रहेगा नंबर्स लाइन को रिप्रेजेंट कर रही थी। ट्रिपिज्म का ट्रिपिज्म क्या होती है माजिद, पता है? लाइन को रिप्रेजेंट करती सर। ट्रिपिज्म होती है, ये देखो, रेक्टेंगल का पता है? जी सर। रेक्टेंगल जो सी होती है ना, उसकी ये सारी चीजें बराबर होती हैं, ठीक है? आमने सामने वाली साइड बराबर होती हैं, उसको बोलते हैं रेक्टेंगल। और जी अगर सर जी। कोई शेप इस तरह की हो, जैसे ये वाली ये शेप कि आमने यस सामने दो साइड जो सी हैं वो पैरेलल हैं और दो साइड नॉन पैरेलल हैं, तो वो जी ट्रिपिज्म सर। कहलाती है। तो ये जो शेप है ये वाली ये ट्रिपिज्म है, ओके सर, ठीक है? अगर हमारे पास 0.5 होंगे तो ट्रिपिज्म हमारे पास 4 होंगी, उसका मतलब ये होगा। हाँ जी, उसका मतलब ये है कि 4 ट्रिपिज्म है। ठीक है सर, यानी एक कम होता है रिप्रेजेंट पॉइंट पे नीचे। डेफिनेटली ना, ये देखो ये ये रेक्टेंगल कितनी बनी हुई है? ये एक ही सर। एक, लेकिन पॉइंट्स कितने हैं? एक ये पॉइंट है और एक ये 4 क्या पॉइंट पॉइंट, तो ये दो पॉइंट्स है ना। जी तो सर, 2 दो पॉइंट। पॉइंट से एक फिगर बनी, लेकिन अगले के लिए आपको दूसरी फिगर बनाने के लिए आपको एक पॉइंट मजीद सिर्फ चाहिए। क्यों? क्योंकि एक पॉइंट तो ये गिवन था, तो अब आपने दो यहाँ पे इसको मिला दिया, तो अब ये दो फिगर बन गई, यस सर। लेकिन नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हुए? 3। 3 तो और अगर वो ट्रिपिज्म 2। आपको पॉइंट्स कह दे, सिम्पसन फार्मूला याद रखना, पॉइंट्स जब कह दे ऑड होंगे, लेकिन ट्रिपिज्म ऑटोमेटिकली इवन होंगी। और ओके अगर सर। डायरेक्टली इवन ट्रिपिज्म कह दे तो वो तो बात ही खत्म हो गई। तो ओके याद सर। रखना नंबर ऑफ पॉइंट्स जो से हैं वो ऑड होंगे। अब नंबर ऑफ पॉइंट्स क्या मुराद है? आप लोगों को याद है कि जब आप लोगों ने अंडरग्रेड में क्वेश्चन किए थे ये वाले, तो यहाँ पे आपको इस तरह से डाटा गिवन होता था कि आपको एक्स की वैल्यू गिवन होती थी, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू गिवन होती थी। अब एक्स की वैल्यू अगर आपके पास 1 2 3 4 5 इस तरह से गिवन है, और इसी के अगेंस्ट फंक्शन की कुछ वैल्यूज गिवन है ऐसे, और आपसे कहा जाता है कि जनाब सिम्पसन्स का फार्मूला लगाएं, तो क्या इस पे सिम्पसन्स का फार्मूला लग सकता है? जी, इस डाटा पे क्या सिम्पसन्स का फार्मूला लग सकता है? सर अब पॉइंट्स तो जो है वो ऑड नंबर में आ गए, लेकिन ट्रेपिजम्स तो इवन नंबर में होगी, तो इसका तो मतलब है सिम्पसन। फार्मूला अप्लाई हो सकता है, ठीक है? सर आपका मतलब है कि अगर ट्रेपिजम्स जो है वो इवन नंबर में हो तो तब सिम्पसन 1/3 जो है वो अप्लाई होगा। ये तभी ही होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता, क्योंकि आपने फार्मूले को प्रूव करने के लिए आपने दो दो ट्रिपिज्म लिए हैं। तो सर फिर तो हमेशा ऐसा ही होगा ना कि जब भी जो है वो और इवन ट्रेपिजम्स होंगी और अगर हमें पॉइंट्स में गिवन होगा तो पॉइंट्स तो हमेशा ऑड ही होंगे फिर तो। नहीं ना, अभी ये देखो, अब आपसे ये कहा जाता है, एक मिनट ठहरें, सर मेरी बात का मतलब है एक कि एक मिनट अगर बच्चे, इवन एक मिनट, ट्रेपिज्म just एक इवन मिनट नंबर वेट, ऑफ ट्रेपिजम्स होंगी। बच्चे एक मिनट वेट कर लो। जी ओहो, ये नीचे और जा ही नहीं रहा, एक मिनट। इसमें अगर आपके पास इस तरह से वैल्यूज गिवन है 1
2 3 4 5 6, ठीक है। और ये कहता है सूटेबल फार्मूला अप्लाई करें। क्या कहता है? सूटेबल फार्मूला। अब सूटेबल फार्मूला आपको यूज करना है, तो फिर आपको तो पता ही नहीं है कि वो सिम्पसन यूज करना है कि क्या करना है। जी सर। तो इसका मतलब है कि आपने नंबर ऑफ पॉइंट्स को देखने के बाद फिर कैलकुलेशंस को करना है। और अगर यहाँ पे वो ये कह देता है कि जनाब आप सिम्पसन फार्मूला यूज करें, तो फौरी तौर पे आप लोगों ने यहाँ पे कह देना है कि जनाब सिम्पसन 1/3 इस पे नहीं लग सकता। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? आपका मतलब है कि अगर ट्रेपिजम्स जो है वो ऑड नंबर में आ जाएं तो सिम्पसन 1/3 जो है वो अप्लाई नहीं होता। वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपके ओके प्रूफ से सर। हम लोगों ने जब डेवलप किया है तो वो प्रूफ के मुताबिक तो होता ही नहीं है। तो हम लोग कैसे, हाँ कैलकुलेशन अगर हम कर दें तो कैलकुलेशन रिजल्ट जरूर निकल आएगा, लेकिन एक्चुअली वो रिजल्ट जी आपका सर। सही नहीं निकलेगा। सर मैं यही बात क्लियर करना चाह रही थी आपसे कि आप कई बात का मतलब यही था ना कि अगर इवन नंबर्स गिवन होंगे, ठीक है, इवन फॉर्म में, अगर जैसे अभी आपने 6 पॉइंट्स लिए, अब नंबर तो इवन है लेकिन ट्रेपिजम्स तो ऑड बनेंगी ना, ऑड 5 बनेंगी, हाँ जी, एग्जैक्टली। तो फिर हमारे पास सिम्पसन 1/3 जब अप्लाई नहीं होगा। वो हो ही नहीं सकता। यानी जी सर। अगर आप फार्मूले में वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन को करते हैं तो वो कैलकुलेशन हो जाएगी, लेकिन वो कैलकुलेशन रॉन्ग होगी। जी सर। जी सर। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है सिम्पसन 3/8 रूल। ये रूल कौन सा था? 1/3। इसके बाद आता है 3/8। अब 3/8 में क्या होता है? टुगेदर 3 ट्रिपिज्म ली जाती हैं। उसमें कितनी ट्रिपिज्म ली जाती हैं इकट्ठी? 3। यानी अभी तक हम लोगों ने जो कैलकुलेशन किया उसमें 2 ट्रिपिज्म ली थी और 1 ट्रिपिज्म ली थी। जब 1 ट्रिपिज्म लेके कैलकुलेशंस की तो हमारे पास फार्मूला डेवलप हुआ ट्रेपेजाइडल रूल। जब हमने 2 ट्रिपिज्म ली तो फार्मूला डेवलप हुआ सिम्पसन्स 1/3 रूल। और जब 3 ट्रिपिज्म ऑल टुगेदर लेंगे तो फार्मूला डेवलप होगा सिम्पसन्स 3/8 रूल। ठीक हो गया? कौन सा फार्मूला यूज होगा या डेवलप होगा? सिम्पसन 3/8 रूल। और अगर हम, और इस सूरत में याद रखना, यहाँ पे अगर आपके पास नंबर ऑफ ट्रिपिज्म मल्टीपल ऑफ 3 होंगी तो कैलकुलेशन हो सकती है। ठीक है, ट्रिपिज्म कितनी होंगी? मल्टीपल ऑफ 3। सिम्पसन 3/8 जी में सर। कितनी? मल्टीपल ऑफ 3। यानी अगर आपके पास 3 ट्रिपिज्म है तो आप या 6 ट्रिपिज्म है या या 9 6, ट्रिपिज्म है 9 या या 15, 12, हाँ 12, जी 12 है। 14। अब एक और करो, ये जो 6 ट्रिपिज्म है इस पे तीनों फार्मूले अप्लाई हो सकते हैं जो अभी तक हमने पढ़े हैं। इस पे क्योंकि 1 वाला तो हर एक पे यूज हो सकता है, यानी ये 3, 6, 9, 12 है, इन सब पे सॉल्व हो सकता है 1 वाला जो ट्रिपेजाइडल रूल है। ट्रिपेजाइडल रूल के लिए तो कोई कंडीशन ही नहीं ना, हर क्वेश्चन के लिए वो ट्रू है। अच्छा, लेकिन उसमें एरर्स बहुत ज्यादा होती हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पे आ जाता है आपके पास सिम्पसन 1/3। यहाँ पे सिम्पसन 1/3 सिर्फ इस 2 पे सॉल्व हो सकता है कि 6 वाले पे और 12 वाले पे। ठीक है, इन 2 पे अप्लाई हो सकता है। यानी नंबर ऑफ एक्स की वैल्यूज कितनी है? 6 या 12 हो तो वो, सॉरी एक्स नहीं, नंबर ऑफ ट्रिपिज्म अगर आपके पास 6 और 12 हो तो यूज हो सकता है। लेकिन 3/8 चारों पे यूज हो जाएगा। वो चारों पे क्यों यूज हो जाएगा जी? वो चारों पे क्यों यूज हो जाएगा भाई? क्योंकि सर ये 3 पे डिवाइड हो जाते हैं। 3 पे डिवाइड हो जाएगा। और अगर हम n इज इक्वल टू 4 ले लें, n इज इक्वल टू 4 ले लें, तो रूल बन जाता है बूल्स रूल। n इज इक्वल टू 4 के लिए बूल्स रूल। तो यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 4 के लिए कैलकुलेशन कंप्लीट हो सकती है। तो अब इसमें ये जो मैंने लिखा है 3, 6, 9 और 12, इसमें सिर्फ और सिर्फ अगर नंबर ऑफ वैल्यूज 12 हैं, वो सॉरी नंबर ऑफ ट्रिपिज्म 12 है तो ये बूल्स रूल यूज हो सकता है। इस पे भी यूज नहीं होगा, इस पे भी यूज नहीं हो सकता, और इवन इस पे भी यूज नहीं हो सकता। ठीक है, ये बात क्लियर हो रही है? जी सर। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है
जरा बड़े गौर से सुनिएगा। क्वेश्चन है आपके पास n इज इक्वल, ये n मैं ले रहा हूँ नंबर ऑफ ट्रिपिज्म, n इज इक्वल टू मैंने ले ली 13। कितना ले लिया? 13। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने इस पे बूल्स रूल यूज करना है, तो क्या कर सकते हैं? नो सर। नो सर। अच्छा, इस पे आपने यूज करना है सिम्पसन 1/3। नो सर, वो भी नहीं कर सकते। वो भी नहीं नो होगा। सर। ट्रिपिज्म उसके बाद आपने यूज करना है सिम्पसन 3/8 रूल। 3/8 सर, वो भी नहीं होता। नो सर। ट्रेपेजॉइडल रूल यूज करना है, सर पहले वाला हो जाएगा हो बस। जाएगा। हो जाएगा। अब दोबारा से क्वेश्चन सुने, आपने कोई से दो फार्मूले यूज करने हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, लेकिन ट्रेपेजॉइडल रूल यूज नहीं करना। क्वेश्चन सुन रहे हैं? कोई से दो फार्मूले यूज करें और क्वेश्चन को सॉल्व करना है विदाउट ट्रेपेजॉइडल रूल। अब क्या करेंगे? कंपोजिशन ऑफ टू रूल्स यूज करने हैं आपने, लेकिन ट्रेपेजॉइडल यूज नहीं करना। टू थ्री जितने मर्जी यूज कर लें, लेकिन ट्रेपेजॉइडल यूज नहीं करना। होता है या नहीं होता? मेरा ख्याल है कोई भी नहीं होता, या होता है? इसके 13 के फैक्टर भी तो नहीं ना बनते असल में। नो सर, नहीं बनते। तो 13 1 ही आया बस इसके साथ। हाँ 13 और 1 है। अब ये देखो, मैं लिख देता हूँ, सपोज करें 12 लिख देता हूँ, और लिखा हुआ है कि दो फार्मूले आपने यूज करने हैं। तो आप लोग ये काम कर सकते हो, 1 से लेकर, यानी n इज इक्वल टू 1, या ये कह लो n बूल्स रूल आपने इसमें अप्लाई करना है। बल्कि आप इसमें बूल्स नहीं, 3/8 रूल इस पे तो सारे अप्लाई हो जाते हैं। 11, अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि आपने इस पे दो फार्मूलों का कॉम्बिनेशन यूज करना है, ठीक है? तो आप लोग ये कर सकते हो, n इज इक्वल टू 4 एक ले लें, ठीक है, और या आप 6 ले लें, और n इज इक्वल टू 6 ले लें, जो मर्जी ले लें। यानी ये डिपेंड करता है, अभी मैंने नंबर जो सा इस तरह का कोई ढूंढ लेंगे तो उससे इजी हो जाएगा। अच्छा, अब ये 6 जो सा है, इस 6 के ऊपर हम लोग लगा लेते हैं 3/8 रूल, और दूसरी वाली पे लगा लेते हैं 1/3 रूल, ठीक है? तो आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब क्या हुआ कि आपके पास टोटल 12 सिम्स बन रही थी, तो पहली 6 जो सी हैं उस पे हम लोगों ने 3/8 रूल लगा दिया, और आखिरी जो सी हैं 6 जो उस पे 3/8 रूल लगा दिया। तो फिर दोनों के जो रिजल्ट आ रहे हैं उनको ऐड कर दिया, तो वो आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ टू फार्मूलाज हो जाते हैं। बाज़ का ऐसा होता है कि आपके पास क्वेश्चन गिवन होता है लेकिन कोई भी फार्मूला यूज नहीं हो रहा होता, यानी कोई भी ट्रिपेजॉइडल रूल को निकाल दें तो बाकी कोई फार्मूला यूज नहीं होता, तो फिर हम कॉम्बिनेशंस बना लेते हैं और फिर फार्मूले यूज कर लेते हैं, यानी टुकड़े बना लेते हैं और फिर अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ये बात क्लियर हुई कि टुकड़े कैसे बनाते हैं? सर माजिद आपने क्लियर? 6, सर n इज इक्वल टू 6 भी, n इज इक्वल टू 6 भी ले लिया, तो इनको सर प्लस मैंने किया वैसे 6 ले प्लस लिया है, जरूरी नहीं है कि 6 लें आप, जो मर्जी, मतलब दो पार्ट्स बनाने हैं कि वो दो पार्ट्स आपके दो डिफरेंट फार्मूले लग जाएं। सर ये नहीं कि 6 × 2 हो सकता है या 4 × 3 हो सकता है, जो 12 है 6 हाँ जी, + वो 6 तो नहीं हो। 6 + 6 हो सकता है ना, ऐड करना है ना आपने, मल्टीप्लाई तो नहीं करना ऐड होता। करना है, ठीक है, ऐड करना, ओके ठीक सर। है, आपने पहला जो ट्रिपेजॉइडल 6 ट्रिपेजॉइडल का इंटीग्रेशन की, फिर दूसरी 6 की और बाद में दोनों के रिजल्ट को ऐड कर लिया, तो टोटल कंप्लीट रिजल्ट हो गया। सो इस नंबर 13 को भी कर सकते हैं सर, आपने लिखा था तो 12 पर वो एक्चुअली 12 प्लस। मैंने ये लफ्ज यूज कर लिया था ना कि आपने वो यूज नहीं करना, ट्रिपेजॉइडल यूज नहीं करना। तो 13 सर। जो है वो आप किस तरह से बनाते हो, मैं भी बन सकता हूँ। 13 को किस तरह से डिवाइड करें कि आपके फार्मूले यूज हो सकते हैं? नहीं सर, हाँ, आप इसमें 9 प्लस and कर। 4, 9 and 4, जी सर। 4 पे आपका बूज रूल लग गया और 9 पे 3/8 लग गया, जी सर। 3/8 इस पे लग गया और इस पे बूल्स लग गया।
ठीक है, तो वो भी हो सकता है। ओके सर। ठीक है भाई, समझ आ गई? सबको क्लियर है भाई कि नहीं? जी सर। ओके, एक अब हम लास्ट काम कर लेते हैं n इज इक्वल टू 6 के लिए, और बाकी जो उनसे आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। वेडल रूल करने जा रहे हैं हम लोग। वेडल रूल जब n इज इक्वल टू 6 आ जाए, ये वेडल रूल ही है शायद। हाँ जी, वेडल रूल। वेडल रूल में n इज इक्वल टू क्या हमने लोगों ने ले लिया? 6। फिदा मुझे आप बताओगे कि अब नंबर ऑफ टर्म्स जो सी हैं वो कहाँ से खत्म होंगी, यानी डाटा की पावर क्या होगी तो उससे आगे वैल्यू निगलेक्ट होंगी? डेल्टा की 0 से शुरू होगी। नहीं, वो स्टार्ट तो 0 होगी। मतलब डेल्टा तो जैसे हम लोगों ने ट्रिपल में हमने क्या किया अच्छा था? अच्छा, ये होगा 7 7 पॉइंट, ये 8 होंगी, 8 होंगी। पॉइंट 7 है तो वो 6 होंगी। डेल्टा जो सा है वो आपके पास कहाँ से खत्म हो जाएगा? 6 तक जाएगा, 7 से ऑनवर्ड खत्म हो जाएगा। सेक्टोइडल जो है वो हमारे पास होंगी 6 और 0.7 होंगे। ये क्या जी है? 7 जो नहीं, वो तो होंगे। डेल्टा 6 तक हमारे पास बैठ जाएगा और उससे अगला वाला काम खत्म हो जाएगा, 6 तक, हाँ जी क्योंकि वो 7 पॉइंट तो होगा, मतलब होंगे ना, और उसके बाद 7 से जी अगला जी डेल्टा 7 तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो नंबर आपके पास मौजूद नहीं होगा। जी, ठीक है बिल्कुल जनाब, 6। तो ये आपके पास आ गया, तो डेल्टा 6 तक आपके पास सारी आ गई। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहला काम तो ये करना है कि ये पोलिनोमियल को u से मल्टीप्लाई करके तो सिंपल पोलिनोमियल की फॉर्म में ले आए, यानी प्रोडक्ट्स वगैरह जो हैं उसको यहाँ से खत्म करें। जब आपके पास ये आ गया, देन आप लोगों ने इंटीग्रेट की उसी तरह से। तो इंटीग्रेशन करने के बाद आप लोगों ने क्या किया? इंटीग्रेशन करने के बाद आपने वैल्यूज वगैरह पुट की, और सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास ये रिजल्ट आ गया, ये वाला। ये फार्मूला आपके पास डेवलप हो गया अभी। एक मिनट, ये फार्मूला आप लोगों के पास डेवलप हो गया सिंप्लीफाई करने के बाद। ये ठीक है, 3/h इंटू 10 डिवाइड बाई 10 y0 प्लस 5y1 प्लस y2 प्लस 6y3 प्लस y4 प्लस 5y5 प्लस y6। तो ये आपके पास वेडर रूल का रिजल्ट, एंड रिजल्ट आ गया। ठीक है, कैलकुलेशन सेम उसी पैटर्न पे है, मल्टीप्लिकेशन वगैरह वो डेल्टा वगैरह की जो अप्लाई करनी है, और उसके बाद सिंप्लीफाई करने के बाद ये एंड रिजल्ट आता है। मेरा ख्याल है कि ये आप लोग कर लोगे, हो जाएगा ना? सर थोड़ा सा ऊपर जाना आप। हाँ जी, कहाँ पर? जी सर, और ऊपर सर नीचे, ये इधर ही सर, नीचे आए आप जरा सर, इस फार्मूले से नीचे थोड़ा सा जी सर, और नीचे आए थोड़ा सा। सर यहाँ पे ये सर लिखा हुआ -h/140। जी जी, तो सर नीचे हमारे पास आ रहा है 3h/, पता नहीं कुछ समथिंग आ रहा था सर, ये इसकी रीजन बता दें आप मुझे जरा। कहाँ पे क्या कह रहे हो मुझे नहीं, ये तो एक तो लिखा हुआ है -h/140 डेल्टा के 6 पावर y0। जी हाँ जी, और तो सर नीचे क्या? नीचे आप आए, नीचे सर जहाँ पे वो लिखा हुआ था इसकी इक्वेशन वगैरह, ये हाँ सर जी, 3h/10 सर, ये कैसे आ गए इधर? ये देखो ना, यहाँ पे असल में डिफरेंट वैल्यूज है ना। यहाँ पे ये देखो, एक डेल्टा 6 ये भी मौजूद है, ये भी मौजूद है। जी सर। तो ये आपस में सिंप्लीफाई होके कैलकुलेशन वगैरह कट कटा के यही आएगा। इफ h is the such that the 6th order difference
are very small, we can neglect the last term h over 140 delta square of the above expression which is very small. तो वो ये कह रहा है कि इसको आप माइनस भी कर सकते हो, अगर इसको छोड़ रहे हैं तो इसको ये सिंप्लीफाई करना, फिर आपको अंदाजा होगा कि ये क्या है। अभी मुझे भी इसका यहाँ से नहीं अंदाजा हो रहा कि ये क्यों कह रहे हैं कि h over 140 into delta square y naught the above equation become। इसको देख लीजिएगा, अगर ना क्लियर हुआ तो फिर डिस्कस कर लेंगे दोबारा। सर उसने कहा है कि h ओवर 140 डेल 6 y नॉट से जो है वो हायर टर्म डेरिवेटिव 6 ऑर्डर डिफरेंस है ना, तो वो बहुत ज्यादा स्मॉल वैल्यू होगी, तो इसलिए उसने लास्ट टर्म को क्या कर दिया, निगलेक्ट कर दिया। तो उसने कहा कि उसकी वजह से जो एरर बनेगा वो भी बहुत छोटा होगा। ठीक है, आप सही कह रही हो, लेकिन ये जो डेल्टा स्क्वायर y नॉट है ना, तो ये भी डेल्टा स्क्वायर 6 है, ये भी डेल्टा 6 है, तो उसको छोड़ रहा है, इसको क्यों नहीं छोड़ रहा? तो इसलिए इसको सिंप्लीफाई करो, फिर अंदाजा होगा क्या है। जब तक ये जी simplify सर उस टर्म में से तो h कॉमन लिया हुआ था ना, तो ये टर्म तो अलग से लिखी हुई है। उसने कहा है कि इस टर्म अच्छा को नहीं, लगभग ये को छोड़ 7 के। है, ये 7 होगी ना फिर। हाँ, उसको अच्छा पता है क्या किया उसने, ये देखें बताता हूँ। ये उसने एक पैटर्न डेवलप किया है, उस पैटर्न के मुताबिक जो सी है, जो रिमेनिंग टर्म है उसको निगलेक्ट कर दिया हुआ है। तो डेल्टा 6 का जो पैटर्न डेवलप किया, उस डेल्टा 6 में से जितनी पोर्शन हमें चाहिए था वो रख लिया, बाकी को छोड़ दिया। ठीक है, ताकि आपका फार्मूला एक पैटर्न के तहत बन जाए। और साथ उसने लाजमी बात है यहाँ पे अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ही निकल रही हैं, तो इसलिए उसने कहा है कि इसको निगलेक्ट भी कर दें तो कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे गौर कीजिएगा कि उसको निगलेक्ट करने की रीजन भी यही है कि पैटर्न डेवलप किया हुआ है। ये चेक करें, पहली और आखिरी वैल्यू सेम है, 5y1 और 5y5 ये सेम है, y2 और y4 ये सेम है, और ये 6y3 ये सेम है। तो इस वजह से उसने ये सारी कैलकुलेशन इस तरह से की है। ठीक है, तो वो जब आप कैलकुलेट करोगे ना, तो ये पॉइंट्स खुद ब खुद क्लियर भी हो जाएगा, क्योंकि बात चीजें जब कैलकुलेट कर रहा होता है तो वो बंदा खुद ब पता चल जाता है। ठीक है, ये कोई इतनी ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अच्छा, इसी तरह से एरर्स के लिए वहां पे वैल्यूज पुट की, और वैल्यूज एरर से पुट करने के बाद इसी तरह से टेलर सीरीज वगैरह अप्लाई की, और टेलर सीरीज अप्लाई करने के बाद एट द एंड आपके पास इसका जो एरर निकल रहा है वो ये निकल रहा है। देखें, डेल्टा रेज टू पावर 7, अब यहां से गौर कीजिएगा क्या निकल रहा है, h रेज टू पावर 7। अब h रेज टू पावर 7 का मतलब क्या है कि आपके पास ये इतना ज्यादा बेहतरीन किस्म का रिजल्ट आता है कि आपके पास h वैसे ही बहुत छोटी सी वैल्यू ली जाती है, और उसकी पावर अगर पॉइंट्स में आए और पॉइंट रेज टू पावर 7 कर लिया जाए तो आपका रिजल्ट बहुत एक्यूरेट हो जाता है। यानी वेडर रूल जो है वो बाकी रूल्स की निस्बत बहुत ज्यादा एक्यूरेट रूल है। लेकिन यहाँ पे याद रखना, वेडर रूल हमेशा सिर्फ उसी वक्त अप्लाई हो सकते हैं जब ट्रिपेजॉइडल जो हैं वो, या ट्रिपेजम जो है वो नंबर ऑफ ट्रिपेजम मल्टीपल ऑफ 6 होंगी तो यूज होगा, अदरवाइज वो यूज नहीं होगा। इसी तरह से जब इसको उसने कंपोजिट किया 6 सब लोगों को लेके, एंड रिजल्ट फिर उसका ये बनता है। ये फार्मूला आपका एंड रिजल्ट बनता है। इसके लिए वो 8 केसेस के लिए पहले कैलकुलेशन कर रहे हैं, यानी इतना बड़ा फार्मूला मुश्किल था तो उसने 8 के हिसाब से ये कैलकुलेशन कर दी। आप इसे देखिएगा, इंशाल्लाह ताला ये क्लियर हो जाएगा। और सिंपल कैलकुलेशन है, हाँ लेंथी थोड़ी सी कैलकुलेशन जरूर है, लेकिन इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं है। एक मिनट वेट कीजिएगा, मैं देखता हूँ कि मैंने कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स भी ली थी, वो आपको शेयर करता हूँ। वेट कीजिएगा। के पास सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं सारे मेथड्स के हिसाब से। पहली एग्जांपल है कि 0 to 1 4x minus 3x के dx टेकिंग 10 इंटरवल। अब ये इंटरवल से मेरा ट्रिपेजॉइडल ही है, इंटरवल या ट्रिपेजम एक ही बात है। ठीक है, अब वो ये कहता है कि इस पर ट्रिपेजम रूल यूज करना है, सिम्पसन्स रूल यूज करना है 1/3 का, और कंप्यूट द एग्जैक्ट वैल्यू, और एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और फिर देखना है एरर क्या आ रही है। अब लिमिट्स क्या है, 0 से 1, और 10 इंटरवल लेने हैं। कितने इंटरवल लेने हैं, 10।
जी, अब जब 10 इंटरवल लेंगे n इज इक्वल टू 10, तो वो आपके पास 1 यानी b माइनस ए डिवाइडेड बाई 10, तो 0.1 आपके पास रिजल्ट आ गया। ये क्लियर है? जी जी सर। ओके, सर तो यहाँ पे clear है। आपके पास 0 से स्टार्ट लिया और 1.1 ऐड करते गए, 0.1 फिर 0.2 एंड सो ऑन 0.5 6 7 8 9 10 तक चले गए। अच्छा, अब और ये नेक्स्ट उसने क्या किया, y की वैल्यू फाइंड आउट की। अब y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की? y की वैल्यू सिंपल है कि आपके पास y की पहली वैल्यू क्या, 0, तो यहाँ पे जब 0 पुट किया तो आपके पास रिजल्ट क्या आ गया जनाब, 0 आ गया। यानी यहाँ पे x की जगह 0 और x की जगह 0, तो 0 माइनस 0 0। देन 0.1 पुट किया तो 4 इंटू 0.1 0.04 आता है, और फिर यहाँ पे पुट किया तो ये 0.37 आ गया। ये क्लियर है 0.37 कैसे आया? जी यस सर। ओके, तो ये सारे Yes, मेरा ख्याल वाई आईज जो सी है ये कैलकुलेट कर सकते हो आप लोग, कर लेंगे ना? यस सर। ओके, आगे ये जो है ना, ये उसने कैलकुलेशन जो सी फार्मूला के मुताबिक कर ली हैं ये वाली। अगर आपको ट्रिपल यूज रूल का फार्मूला याद हो तो ट्रिपल में क्या था, पहली और आखिरी वैल्यू जो सी है वो लेके और बाकी सारी सेंटर वाली ऐड हो रही थी, याद है? फार्मूला क्या था? जी कुछ याद है? मैं फार्मूला सामने करता हूँ, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। ये स्क्रीन जो सी नहीं आपको क्लियर सामने नजर आ रही है जिसमें इंटीग्रेशन का सारा? जी सर। ओके, तो इसमें ट्रिपल का फार्मूला देखते हैं। जी, अब गौर कीजिएगा कि फार्मूले में उसने क्या किया हुआ है कि फार्मूले में उसकी वैल्यू जो सी हैं वो कुछ इस तरह से ऐड हो रही हैं कि पहली और आखिरी वैल्यू वो इकट्ठी ऐड हो रही हैं और बाकी जितनी वैल्यूज हैं वो 2 से मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो ये ट्रिपल रूल है। तो अब वो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये जो फार्मूला है, आपने फार्मूला ज़हन में आ गया? अब ये सॉल्व प्रॉब्लम पे आते हैं, तो इसके अंदर आप गौर करो तो उसने क्या किया, टेबल के अंदर ही सारी कैलकुलेशन कर रहा है कि पहली और आखिरी वैल्यू जो सी है वो पिक कर ली ट्रिपल के लिए 0.0 एंड 0.1। इसी तरह से सिम्पसन्स के लिए अगर आपको याद हो तो वो कौन सी होती हैं, 1 3 5, यानी ऑड वैल्यू उसने अलहदा कर ली, ये सारी अलहदा कर ली और बाद में नीचे उसने उसको सम कर लिया। ये कि पहली और आखिरी वैल्यू का सम ये आ रहा है, इस तरह से ऑड नंबर का सम ये आ रहा है, इवन नंबर का सम ये आ रहा है। तो उसने ये सारी वैल्यूज का सम कर लिया कि अलहदा वो सॉल्व करना है, बल्कि उसने एक ही जगह पर वो सारी कैलकुलेशन को सॉल्व कर लिया, मतलब कर लिया कि फार्मूले में डायरेक्ट वैल्यू पुट करने की बजाय उसने यहीं पे सारी कैलकुलेशन कर ली और बाद में अब क्या कर रहा है वो फार्मूले में यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा है। ये y0 प्लस y10, तो y0 और y10 के लिए उसने y0 की नोटेशन यूज की थी और 2 और ये सारी इवन और ऑड के लिए y1 प्लस y0, तो वो उसे ऐड किया 0.1 डिवाइड बाई 2 और सिंप्लीफाई करके इसका आंसर आ गया 0.995। तो ये जनाब आप सबको पता चल गया ये रिजल्ट कैसे आया जनाब? माजिद आपको ये रिजल्ट पता चल गया? जी सर, ओके, समय लगी सर। जी, और किसको क्लियर नहीं हुआ?
मेरीन आपको क्लियर है? मेरीन दाऊद, मेरीन दाऊद। जी सर क्लियर है। ओके जी, नसीम अली आपको? नसीम अली, नसीम अली नहीं है। नायाब खालिद आपने सर मैं इधर ही हूँ। ये आपको क्लियर हो गया? जी 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 सर बिल्कुल जी। नायाब आपको? यस सर। ओके अच्छा, नेक्स्ट आप लोगों के पास ये जो रिजल्ट आ रहा है इसकी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो आपको पता है 4x की इंटीग्रेशन होगी 2x स्क्वायर और 3x के स्क्वायर की होगी x क्यूब। वैल्यू लगाई तो इसका आंसर आ रहा है 1। अब गौर कीजिएगा कि एरर आपके पास क्या आई, एग्जैक्ट वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू देखें तो क्या एरर आती है आपके पास? एरर आ रही है आपके पास 0.005। हाँ जी 0.005 रिजल्ट आ गया। अब सिम्पसन्स का फार्मूला यूज करते हैं। तो सिम्पसन्स में y1 इंटू 4 एंड y2 इंटू 2, जो आपके पास कुछ वैल्यूज 4 से मल्टीप्लाई हो रही थी, कुछ वैल्यूज 2 से मल्टीप्लाई हो रही थी, उसने टेबल में वही वैल्यूज ने अलग-अलग कर ली और वैल्यू पुट की। तो इस तरह से सिंप्लीफाई करने से आपका रिजल्ट आ गया एग्जैक्ट 1 आ गया। सिम्पसन 1/3 से आपका देखो रिजल्ट क्या आ रहा है 1, और इसमें एरर क्या आ गई 0 एरर आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, ट्रिपज़ाइडर रूल में 0.005 एरर आ रही थी, इसमें एरर आपकी मिनिमाइज हो गई और तकरीबन 0 ही हो गई। इसका मतलब है कि ट्रिपज़ाइडर रूल जो है वो इतना बेहतर रूल नहीं है, सिम्पसन्स रूल बेहतर है। और यकीन जाने जितनी ट्रिपज़ाइडर आप इकट्ठी लेते हो, जैसे n = 6 वैडर रूल, तो वो और ज्यादा एक्यूरेट आंसर देता है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि इसकी न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस कैसे करनी है। जी जी सर। जी सर क्लियर हो गया। इसी तरह से 0 से 5 जो है इसके ऊपर ये कैलकुलेशन इसने की हुई है, तो ये भी आई थिंक सो आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए। तो इसमें एरर देखें, इसका ट्रिपज़ाइडर से रिजल्ट आया 1.86 और बल्कि किया ही सिर्फ वो हुआ है, दूसरा किया ही नहीं। इसके में भी ट्रिपज़ाइडर को कैलकुलेट किया हुआ है, तो इसका रिजल्ट ट्रिपज़ाइडर से आ गया 0.26 और ये इसी तरह से सारी कैलकुलेशन कंप्लीट हो रही है। तो ये अच्छी खासी एग्जांपल्स हैं जो कि मैं आपको मेल कर देता हूँ और आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। ये काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं जिसके अंदर तकरीबन ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। और ये सारे आप लोगों ने देख लेने हैं। और इसके साथ ही ये इंटीग्रेशन तो हमारी मुक गई। अब इंटीग्रेशन के बाद और क्या रह जाता है? तो सिलेबस काफी हो गया सर। नहीं, टॉपिक्स तो हमने कवर करने, 4 टॉपिक पढ़े हैं सर सारे। काफी हो गया है। सर काफी है आज के लिए। आज के लिए तो काफी हो गया, आज और नहीं पढ़ा रहा। पता है आप लोगों के जो दूसरी क्लास है ना, उसमें आइगन वेक्टर्स वगैरह भी पढ़ लिए हैं। सर हमें फिदा क्या कह रही हैं? ये जो कोर्स आउटलाइन है वो दोनों सेक्शंस की सेम होगी क्या? सेम है या नहीं है, लेकिन अभी तक जो है तो उनके टॉपिक और उन्होंने भी 4 टॉपिक, बल्कि उन्होंने 5 पढ़े हैं, हमने 4 टॉपिक पढ़े हैं। या अंदर क्या पढ़ा है वो तो एक अलग बात है ना। ठीक है, हम अपने हिसाब से चलते हैं सर। हाँ जी इंशाल्लाह ताला। टॉपिक उनके 5 हुए हैं और हमारे 4 हैं, तो टॉपिक सर ये हमारा भी एक काफी कम हो हुआ जी। सर काफी सारे हो गए सर, ये भी 4 टॉपिक्स कहाँ ज्यादा हुए सर? बहुत ज्यादा है, ऊपर से घर के भी काम होते हैं। और अच्छा चलो छोड़ो, ये बताओ एग्जाम का जो सा पैटर्न क्या रखा जाए? प्रूफ्स निकाल दें सब बीच में से। अच्छा प्रूफ सारे निकाल दूं? नहीं, कुछ कुछ जिस तरह सिम्पसन वाले या कुछ गॉस वाले एलिमिनेशन बच्चों या वाले क्या जो प्रूफ हैं। इम्पोर्टेंट है वो रख देंगे।
सिम्पसन सर वाले तो न्यूमेरिकल आप टाइप शामिल कर लें ये सर। जो सिम्पसन वाले प्रूफ है ना, जब मैं अंडरग्रेड को पढ़ा रहा होता हूँ तो ये उसमें भी प्रूफ करवाता हूँ, बाकी नहीं करवा रहा होता, अच्छा, लेकिन ये करवाता हूँ। ये हमने भी किया था उसमें अच्छा, ऑनर इंटर में। वो अंडरग्रेड में। जी वहां पे लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट वे में होता है। जी, डिफरेंट है थोड़ा सा। हाँ जी। सर पेपर के अबाउट कुछ पता सर चला कि नहीं? यार अभी तक कोई पेपर्स के बारे में सही तरह से आइडिया नहीं हो रहा, तो इसलिए मैं अपने तौर पे चाह रहा हूँ, बल्कि आप लोगों के स्टूडेंट्स की रिकमेंडेशन थी कि हम लोग कुछ ना मुनीदा, कुछ स्टार्ट करें ना, तो इसलिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि सिर्फ तैयारी पैटर्न हम लोग ज़हन में रख लें। यूनिवर्सिटी की जब हमें बताएगी तो वो तो जब बताएगी, उससे पहले हम अपनी तैयारी तो शुरू करें ना। सर आप बता देना फिर किस तरह आपने पेपर लेने हैं, हम उस हिसाब से तैयारी तो स्टार्ट करें ना अपनी। यार अभी जैसे फिदा कह रही है ना कि जी थ्योरम सर। जो सी हैं वो निकाल दें और कैलकुलेशन जो सी हैं वो ज़हन में रख लें। ये भी और एक ठीक है जी सर। सर टोटल ठीक थ्योरम हाँ है। सर ये चाहिए। सही है, न्यूमेरिकल टाइप सर इजी हो बिल्कुल जाएगा। ठीक कहा है फिदा ने सर, ये सर थ्योरम्स आप न्यूमेरिकल टाइप निकाल रखते दें। हैं आप, ये थ्योरम वगैरह निकाल दें सर। सर न्यूमेरिकल सही इस तरह हम कर लेंगे, हमारा इजी हो जाएगा। अब इस तरह से है कि अगर तो आप लोगों का पेपर ऑनलाइन होता है, ठीक है, पेपर अगर ऑनलाइन हुआ ना तो फिर तो न्यूमेरिकल ही दूंगा। सर अगर पेपर ऑनलाइन होगा, आप कैलकुलेशन वर्क देंगे, उसमें जो है कैलकुलेशंस करने में टाइम लगता है, और आप तो फिक्स टाइम देंगे कि इस टाइम के अंदर अंदर जो है क्वेश्चन करके दें, उसमें तो सर ज्यादा टाइम लगेगा बनिस्बत अगर हम थ्योरम लिख के दें तो। थ्योरम का मसला है ना बच्चे, थ्योरम को मैं नजर कैसे रखूंगा कि आप लोग जो से हैं वो थ्योरम कॉपी करके नहीं दे रहे। सर एतबार करें हम पे, एतबार। बहुत ज्यादा एतबार है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सर असल में लेकिन आम पे एतबार कैलकुलेशंस है, में तो लेकिन सर स्टूडेंट कैलकुलेशंस में एतबार। तो टाइम लगता है बहुत ज्यादा, न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस में तो सर टाइम लगता है, और आप तो सर जी कहेंगे सर कि बहुत इतने टाइम टाइम लगता है। सुनो एक्सक्यूज मी आप सर। जी बोलें। सर आप कहें। मैंने कहा जो है ना माजिद हो गया, ठीक है, और सारे इस तरह के लोग जितने भी हैं, साबिर हो गए, आप आप लोग सारे हो गए, मुझे आप सब पे बहुत एतबार है, लेकिन जो सर स्टूडेंट की नेचर है ना वो जो फिर भी गड़बड़ कर देती है। नहीं सर, यस एतबार सर। करें हम पे सर, हम मैं भी ऐसे नजर नहीं है करने जैसे से आप कहाँ समझ रहे बाज हैं। आऊंगा जी। हम ऐसे नहीं है जैसे आप समझ रहे हैं ना, नहीं मैं हम तो बहुत हूँ ना, शरीफ लोग हैं। मैं भी जब स्टूडेंट बन जाऊँ तो नकल करने से कभी नहीं बाज आऊंगा। सर नकल तो नहीं कोई मुंह सर आप करते हैं, नहीं करते गंदे सर बच्चे नकल। करते हैं, हम तो सारे अच्छे हैं। तो बहुत अच्छे हैं, उसमें कोई शक नहीं। फिर एक काम करता हूँ, अनसीन थ्योरम दे दूंगा। नो सर। नहीं सर। सर हमें ये सर नहीं आप आते, आप आंसर वो देंगे सर ये सर, नहीं हमें होता हाथ ना। जोड़ के बैठा हूँ जी कसम वो से। सर। मिल ना सके आप ना। पेपर और में ना न्यूमेरिकल सब छोड़ दें। सर इन सबका सर सोल्यूशन आप सर ऐसे क्वेश्चंस देना जिनकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा लंबी ना हो। यस हाँ सर। यकीनन यकीनन वो तो है, यस ऐसा ही सर है ना कि बिल्कुल हो। अगर आप लोगों को टाइम दिया जाएगा तो उस टाइम के अंदर अंदर ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे। जी सर, सर लेकिन उसके बाद स्टूडेंट तो समझ के आपने टाइम दीजिएगा सर, टीचर हाँ समझ जी, के ना दीजिए। एक बात बताऊं, एक बात बताऊं, जो अंडर ग्रेड के स्टूडेंट्स होते हैं ना उनकी बात और होती है। आप लोग और हम लोग जो उनसे है ना एक ही लेवल पे हैं, और यकीन नो। जाने शायद हो सकता है कि आप लोगों की कैलकुलेशन हमसे बहुत ज्यादा तेज हो। नहीं सर, हम भी तो वही सर नहीं अंडरग्रेड सर हम में इतना ऐसा पढ़ते नहीं तेज हैं। है। ना समझें। नहीं, जो आप कह रहे हो ना कि स्टूडेंट समझ के कैलकुलेशन की बात करें, तो हम लोगों की कैलकुलेशन कौन सा बहुत तेज है, ये कैलकुलेशन तो उस वक्त तेज होती है जब प्रैक्टिस की जाए। तो हम लोग कौन सा ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ पे तो आपको कहते हैं खुद कर लेना। जब खुद कर लेना इसका मतलब वहां पे तो होता है ना कि बोर्ड पे आप कैलकुलेशंस करवा रहे होते हो अंडरग्रेड पे, यहाँ पे तो आप लोगों के जिम्मे चलो जी कैलकुलेशन कर लें, तो कितना फर्क हो जाता है। तो इसलिए हमारी कैलकुलेशन कोई इतनी अच्छी नहीं होती, हो सकता है आपसे ज्यादा गलतियां करें, और आप और हम एक ही चीज का पेपर दे रहे हो ना, तो आप लोगों के नंबर ज्यादा हो हमसे। एक्सक्यूज मी सर। जी आप कुछ बोलें। पेट मार्क्स पे फिक्स कर दीजिएगा, ये ना हो कि अगर हम एक न्यूमेरिकल पेपर सोल्व कर रहे हैं वो सारे ही आंसर्स हमारे गलत आ रहे हैं तो हम फेल ही हो जाए। तो इसलिए कोई 5-10 नंबर के प्रूफ्स रख दीजिएगा और स्पेसिफिक 2-3 प्रूफ्स बता दें कि वो इनमें से एक लाजमी आएगा, तो वो हमारे पेट मार्क्स बन जाए ताकि थोड़े बहुत तो। अच्छा सुनो 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 सुनो, अभी हमें ये नहीं पता कि हमारे एग्जाम का तरीकाकार क्या है, ठीक है। ये तो मैंने सिर्फ इसलिए बताया कि अगर खुदा ना खास्ता हमारा ऑनलाइन हुआ ना, तो मैं आप लोगों को यही कह दूंगा कि आप लोगों ने ये
न्यूमेरिकली सॉल्व कर लेना। और उसके लिए भी हम लोग इंशाल्लाह ताला काफ़ी डिटेल में सारा कुछ पहले डिस्कस कर लेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन होने चाहिए, क्या चीज़ें होनी चाहिए, पैटर्न क्या होना जी चाहिए, टाइम लिमिट्स क्या होनी चाहिए, वो सारा कुछ हम देख लेंगे। और जहाँ तक रहा दूसरा, अगर हमारी यूनिवर्सिटीज़ ओपन हो जाती हैं और वहाँ जाके क्वेश्चन मतलब पेपर होगा, तो फिर डेफिनेटली थ्योरम्स वगैरह ये चीज़ें भी शामिल होंगी। नहीं लेकिन उस सर, वक्त थ्योरम नहीं सर, हाँ थ्योरम नहीं उस सर, वक्त बहुत टफ नहीं, है। उस वक्त अगर यूनिवर्सिटी ओपन हो जाती है तो, लेकिन वो भी पहले जून से हमारे अगर 50 थ्योरम हम लोगों ने किए हुए हैं तो उनमें से 50 में से हो सकता है सिर्फ 9-10 रख लें, बाकी सारे स्किप कर दें। हाँ ठीक है सर। यस ये सर, ये सही ठीक सही है, है ना। सर ये एग्री ठीक है है सर। ना तो इसलिए परेशान नहीं होना, यूनिवर्सिटी जब ओपन होगी बाकी देखेंगे, क्योंकि आप लोगों को पढ़ाना जो सा है वो एक अलग चीज़ है। उस पढ़ाने के बाद हर चीज़ का मतलब ज़हन में रखना ज़रूरी नहीं होता, आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ें होती कैसे हैं। सर यूनिवर्सिटी फिलहाल तो स्टूडेंट का नहीं सोच रही है, अगर सोच रही होती वो फीस तो माफ कर देती सर। सर वो तो हमें मेल्स कर रहे हैं, कहते हैं फीस जमा करवाओ। फीस जमा खुदा करवाओ के सर, फीस बंदो, जमा करवाओ। खुदा के बंदो, अगर फीस आप लोगों ने ना दी तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, हम लोग क्या करेंगे? सर हम सर आप आपको दे सर देंगे सर। इन्होंने बहुत कमाया हुआ है, प्राइवेट वाले बहुत कमाते हैं ऑलरेडी, हमारी फीस से उनका कुछ नहीं हो जाना। आप ये लोगों को फिर पता ठीक नहीं, कर ये देंगे बात सर। मुझे नहीं पता है ये सही है कि गलत है। लाहौर की काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उन्होंने 30% जो सैलरी है ना वो डिडक्ट कर ली है। हाँ। हमारी यूनिवर्सिटी का तो अल्लाह का शुक्र है इस तरह का पॉसिबल मतलब प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन मुझे पता नहीं चला सर है हमारी कि यूनिवर्सिटी ना जरा ठीक ठाक है, भाई अमीर है सर इस हवाले से सर। सर आपको पे ही नहीं रोकते सर वो। अल्लाह खैर करे, बस दुआ कीजिएगा। सर हमें जी एडी इसलिए देंगे तो आप? कहता हूँ कि बिजनेस करें सर ताकि ये बात ज़हन में ना आए। सर सर तो हम कब तक रिलैक्स अपने आप को फील करेंगे, पेपर नहीं होंगे? कोई हमें आइडिया तो, अब हमें सूली पे वो तलवार लटकी हुई है कि अब कभी भी पेपर हो सकते हैं, कोई थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन भी तो हो ना, हमें अच्छा, ये पता सर मेरे हो कि हाथ अब नहीं होंगे। ये मेरे डिसीजन तो मैंने करना नहीं है, अगर मेरे पास डिसीजन होता तो मैं डेफिनेटली कोई ना कोई डिसाइड कर लेता। सर ये कोई डिसीजन टीचर से भी उन्होंने शेयरिंग नहीं की? ये जो डिसीजन है ना ये HEC लेवल पे होने हैं। सर HEC ने तो कहा अभी ऑनलाइन पेपर लें आप। हाँ जी, जी कह दिया ना, पंजाब यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन भी आ गया है। इसका जी मतलब है सर। कि एग्जामिनेशन और रजिस्ट्रार वगैरह जो है ना, इन लोगों ने डिसाइड करना है, टीचर का सर उनके साथ। उन्होंने डिले मतलब कर सर दिया पेपर तो पीडी। लाजमी होंगे ना टीचर पेपर। एक्सक्यूज का मी, काम तो है ना, एक्सक्यूज टीचर का मी। काम तो है कि पैटर्न डिसाइड करना है और किस तरह से लेना है, लेकिन किस मतलब वे क्या होना है वो तो उन पर लोगों ने। पंजाब यूनिवर्सिटी के अभी नहीं हो रहे, उनके बिल्कुल अगस्त के भी एंड पे हैं और सितंबर तक, मतलब बेसिकली उन्होंने डिले कर सितंबर दिया से एक सर, हिसाब से शुरू हो रहे हाँ हैं। जी, जी ऐसे उन्होंने ही है, डिले कर दी। डिले ऐसे कर ही है, दिया उन्होंने। हमारे भी उम्मीद तो यही है कि इतनी जल्दी नहीं होते। और साथ दूसरा ये है कि सबसे अच्छी बात तो ये थी कि गर्मी की छुट्टियां थी, सेमेस्टर जो उनसे हमारा जाके कहीं अक्टूबर में स्टार्ट होना है, तो इसका मतलब है कि हमारा टाइम ज़ाया नहीं हो रहा, हमारा टाइम तो मौजूद है। सर टाइम तो जाया हो रहा है क्योंकि जिन बच्चों ने रिसर्च करनी थी किसी के पास सर, हाँ ये ये 3 इस माह तरह पीछे, से रिसर्च हो गया, ज़ाया हो गया। लेकिन अगर ये आपने 3 माह। देखो, अगर आप लोगों ने रिसर्च करनी है ना, तो अब जैसे हमारे PhD के स्टूडेंट हैं तो वो ऑनलाइन ही रिसर्च हो रही है हमारी, तो अगर आप लोगों ने रिसर्च करनी है तो उसका तो कोई इतना इशू नहीं है, वो तो ऑनलाइन हो सकती है। ठीक हो गया सर। सर बहुत पढ़ लिया हमने सर। जी, ईडी देंगे सर हमें, ईडी? ईदी आपको क्या चाहिए? सर मार्क्स चाहिए हमें। सर मार्क्स चाहिए मार्क्स प्लस। दे A+ 10 मार्क्स दे ग्रेड सकते। चाहिए। सर वो क्या हमें ग्रेड भी नहीं चाहिए? चाहिए सर, हमें वो चाहिए, मनी चाहिए, मनी जो देते हैं मुझे कैसे नोट्स। चाहिए? 10 नंबर दे सबको सर। सर जिनको मेरे नहीं पास ग्रेड चाहिए उनको ना दें, बेशक हमें तो दे देना। सर मैं नहीं, हम A+ ग्रेड ग्रेड नहीं नहीं है मिलता सर, वो होता। आप हमें देंगे, वो मुझे पता है सर, आप बड़े दिल के मालिक हैं। हाँ, बड़े दिल का हाँ मालिक। अब ये मस्के लगा रहे हैं सर को और कुछ नहीं। पहले अल्हम्दुलिल्लाह। कह रहे हैं हमें ग्रेड नहीं चाहिए और अब कह रहे हैं सर आप दे देंगे ग्रेड। हमें ईडी चाहिए सर, न्यू करेंसी नोट। नहीं सर, हमें यकीन है ना वो आप पे। अनफॉर्चुनेटली दफा न्यू करेंसी नोट भी नहीं है, आ गए हैं सर। नहीं आए। सर ये अभी सर स्टूडेंट्स बहुत बात उम्मीद से कर पड़े रहे हुए हैं हैं फी सर। फी की ना, कि हाँ मेल्स जी, आ रही हैं, लेकिन फी वोचर तो नहीं शो हो रहे सर पोर्टल पे, अभी तो नहीं फी वोचर न्यू आए। अब नहीं वो जून में आपको ही ना होंगे, मेल जून में करनी होंगे। पड़ेगी, वो मेल जून में करनी आएंगे पड़ेगी ना। फिर आएंगे, ऐसे नहीं हाँ, सर आएंगे। मैंने जून आज उनको मेल की, उन्होंने मेरा वोचर सर 45,000 का निकाल दिया, हालांकि 37,000 का निकालना था सर। नहीं, वो जून में आएंगे ना, अभी कहाँ से आ गए? नहीं जी सर सर आ मैं भी गए हैं यही सोच, सर, जी, आ सर गए हैं सर, जून में पर ही अभी आने वो निकाल चाहिए, दिए मैसेज सर। अभी आ रहे कैसे हैं, आ सकते हैं?
आपका पुराना वो सिर्फ मैसेज आ रहे हैं, अभी मैसेज आ रहे हैं, वो जिनकी फीस रह गई थी ना या इंस्टॉलमेंट्स में थी उनके लिए है मैसेज, हमारे लिए नहीं है। मार्च क्वार्टर वाला जिन्होंने फीस जमा नहीं कराई। हाँ, जिन मैं लोगों भी ने यही फीस सोच जमा रही थी कराई कि उनके आ हमारे गया। तो जून में आएंगे ना। जून में, हाँ हाँ। जून भी आया, क्या आया जून कौन सा दूर है सभी के आ गई हैं, जी। मेल करके देखो। चलो यार, फीस जो सी है देनी तो जून में ही ना, वोचर आया तो उस पर डेट कौन सी लिखी हुई है? 10 जून लास्ट डेट है सर। तो 10 जून ही होती है ना लास्ट डेट। जी सर। तो फिर जून में ले लेंगे, अभी से लेकर क्यों टेंशन डालनी है, तो गुजारिश वही कौन ना, से। आपका जो डेट होती है ना वो मार्च की 10 होती है, फिर 10 जून होती है, ऐसे ही है जी सर। जी। तो वो जून में आएगा तो उसमें ठीक है, आपने मेल की, आपको वोचर दे दिया, लेकिन पे तो 10 जून को ही करना है ना। सर वो उन्होंने एक्स्ट्रा डाल दिए मेरे हिस्से में तो। क्यों? सर इसने मेल की ना, उन्होंने कहा कि ले लो भाई, तुम्हें बहुत मैंने जल्दी वो है। कुछ एररीज वगैरह जल्दी होती बहुत हैं, आ गई। कुछ पैसे ज्यादा हो गए नहीं, इसके पास। आपने कुछ पिछला, एररीज होते हैं। आपने मार्च के दे दिए पैसे? सर मार्च के मैंने पहले ही दे दिए थे सर उनको। ओहो, तो आपका देख है लेना वो। सर कि ये भाई को कोई फाइन शाइन ना हुआ हो, सर इन्होंने कोई रूल ना ब्रेक किया हो। वो कौन सा सर बताते हैं, लिख के ले जाते हैं और सर फाइन वो डाल आप देते हैं नहीं, वॉचर आज पे। तक तो हम पकड़े नहीं गए सर इसी मामले में भी, ये कार्ड वगैरह हो या कोई और मसला हो। नहीं, तो वो जाके उनसे पूछ लेना या उनको सर फोन कर पूछो, लेना। यूनिवर्सिटी ओपन हो, मैंने उनको मेल की, उनको आज 5 दफा कॉल की, वो कह रहे हैं आप वेट करें, आप वेट करें सर। तो बस फिर वेट करें, अगर सर 10 तक ना हुआ फिर? अल्लाह खैर करेगा। और उसका तरीकाकार ये है कि कितने ज्यादा है, सर 8,000 ज्यादा है सर। तो वो जमा करवा देना, बाद में जाके जब यूनिवर्सिटी ओपन होगी तो उसको एडजस्ट करवा लेना। सर पैसे घर से लेने हैं, उन्होंने पूछना भी फीस इतनी ज्यादा कैसे हो गई है। तो फिर 37 पूरे जमा करवा देना, बाकी 5,000 छोड़ देना। सर वो बैंक वालों ने नहीं देनी, जी? बैंक वालों ने नहीं देनी सर वो। नहीं, बैंक वालों का तो तल्लुक ही नहीं है। यूनिवर्सिटी में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है ना तो वो आपकी एडजस्ट हो जाती होती है, कोई इतना ज्यादा बड़ा मसला नहीं है। सर वोचर ऐसे बैंक वालों ने पूरा ही लेना होता है जितना बन के आया सर। नहीं, मैंने कहा अगर आप फीस जमा करवा देते हो ना जी तो सर, उसके बाद वो कोई इतना ज्यादा इशू नहीं होता, ठीक हो गया आपकी सर, वो यूनिवर्सिटी फीस जो सी एडजस्ट हो जाती है। ठीक हो गया सर। और साथ एक और बात, आप लोगों को बैंक जाने की जरूरत नहीं है। आपके जो हबीब बैंक है ना, जी सर। तो अगर ऑनलाइन आपका अकाउंट बना हुआ है तो उस हबीब बैंक के ऑनलाइन डायरेक्ट यूनिवर्सिटी की फीस जमा हो जाती है। जी सर, ऐसे भी हो जाती है फीस जमा, एप्लीकेशन है सर HVL की। हाँ जी बिल्कुल, तो उस जी सर, एप्लीकेशन के थ्रू हो जाएगी यस सर। जी। और नई ताज़ी कोई भी? नहीं क्या हमारे ताजी सर आप। पीआईडी वाले दोनों आज गायब हैं? सर ईद आ रही नहीं था जी ये। मैं कहा पीआईडी वाले दोनों गायब हैं। पिछले पीआईडी एक दिन वो बीमार हो गए थे, और उनकी दोनों के गायब हो गई असाइनमेंट जो सी हैं, प्रेजेंटेशन देनी थी उन दोनों ने। चलिए, अल्लाह ताला उनको भी खुश रखे और आप लोगों को भी खुश रखे। कोई चीज पूछनी है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर इजाजत जी। सर आपने वो उसके बाद तो उससे तो हमें कोई असाइनमेंट नहीं दी ना। ये चलो सारी कंप्लीट कर लेना। सर वो मैंने आपको मेल नहीं की, वो अभी मैंने समझा आपने कहा था ना कि पोर्टल पे बनाऊंगा 10 मई का सर, जो जिसकी आपने यार डेडलाइन 10 पोर्टल मई पे की दी 3 थी। MB से ज्यादा, पोर्टल पे 3 MB से ज्यादा बनता नहीं है, तो वो जी भी एक टेंशन है, तो मैंने सोचा मेल ही करते जाएंगे स्टूडेंट। तो सर अच्छा सर, फिर मैंने मेल नहीं की थी सर। अच्छा वो मेरी थोड़ी वैसे 1-2 क्वेश्चंस रहते हैं, मैं फिर सर ईद के बाद आपको मेल कर दूंगी। चलो ठीक है, थैंक यू सर। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। हाफिज। हाफिज। अल्लाह हाफिज।